बहुत ही पुराने समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा गांव था जिसका नाम देवपुर था। देवपुर में हर जाति वर्ग के लोग अपना घर बनाकर रहते थे। गांव में सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों और किसानों की हुआ करती थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण अलख नारायण रहते थे। पंडित अलख नारायण बहुत ही ज्ञानी और पहुंचे हुए ब्राह्मण थे। उनके ज्ञान की चर्चाएं पूरे गांव में मशहूर थी। पंडित अलख नारायण के घर में केवल उनकी पत्नी सुमन देवी थी। सुमन देवी बहुत ही सुंदर विचारों वाली महिला थी। उनका स्वभाव हमेशा दूसरों का भला चाहने वाला था और वह कभी किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं सोचती थी। इसी सीधे और सरल स्वभाव के कारण उनकी कोई भी पड़ोसन उनके साथ घुल मिलकर नहीं रहती थी। वे सब सुमन देवी से हमेशा जलती रहती थी। सुमन देवी ये बात अच्छी तरह जानती थी, फिर भी अपनी आदत के अनुसार वह किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। ब्राह्मण अलख नारायण की जजमानी राज्य के दूर दराज के गांवों तक फैली थी। अपने ज्ञान के कारण उनकी ख्याति दूसरे ब्राह्मणों से कहीं अधिक थी। पंडित अलख के पड़ोस में एक और ब्राह्मण जुगलकांत रहते थे। जुगलकांत भी थे तो ब्राह्मण पर उनका रहन सहन किसी नास्तिक जैसा था। जुगलकांत का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और भविष्य में भी होने वाला नहीं था। इसका कारण था देवपुर गांव का सरपंच, जिसका नाम हरिकेश था। सरपंच हरिकेश बड़ा ही नीच किस्म का आदमी था। वह हमेशा उलटी सीधी बुद्धि लगाकर गांव वालों को संकट में डालने की कोशिश करता था। उसके राज में गांव में किसी का विवाह नहीं हो पाया था। वह जहां कहीं भी विवाह तय होता उसे कटवा देता था, चाहे इसके लिए उसे काटने के लिए 10 कोस तक पैदल चलना पड़े। वह बेझिझक जाकर अफवाहें फैलाता और विवाह काटने में सफल हो जाता था। असल में सरपंच हरिकेश बहुत ही कामा विचार का पुरुष था। उसकी बुरी नजर हमेशा गांव की औरतों पर टिकी रहती थी। उसी के कारण पंडित जुगलकांत भी अविवाहित थे। एक बार किसी दूसरे गांव सुदर्शनपुर से एक यजमान पंडित अलख से मिलने के लिए देवपुर पधारे। वह व्यक्ति पंडित जी से पहली बार मिलने आया था, इसलिए वह गांव में पंडित अलख नारायण का घर पूछते हुए चला आ रहा था। संयोग से उसकी मुलाकात सरपंच हरिकेश से हो गई। चौधरी हरिकेश ने जब देखा कि उसके गांव में कोई अनजान व्यक्ति आया है तो वह तुरंत उसके पास गया। सरपंच हरिकेश बोला, अरे भैया, कौन हो? कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? यहाँ किसकी तलाश में भटक रहे हो? मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, तुम बड़े ही परेशान दिख रहे हो। आओ भैया, यहाँ बैठ के पानी पी लो, उसके बाद यहाँ से चले जाना। वो क्या है ना, सरपंच ने आगे कहा, कि मैं इस गांव का सरपंच हूं और उस नाते से मैं गांव में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना पानी पिलाए नहीं जाने देता। राहगीर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। चौधरी हरिकेश ने तुरंत उसे पानी पिलाया। हरिकेश बोला, भैया अब आप अपना परिचय दीजिए, मेरे अंदर आपके परिचय की बड़ी उत्सुकता है। राहगीर बोला, भैया जी, मेरा नाम बुलू है, मैं सुदर्शनपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं इस गांव में एक जरूरी काम से आया हूँ। चौधरी हरिकेश बोला, वैसे भाई साहब, आप किस काम से आए हैं? हमारे गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपका काम पूरा हो सके। बुलू बोला, अरे भैया, आपको नहीं पता क्या? आप देखने से पैसे वाले आदमी लगते हो, फिर भी आपको पता नहीं है? हरिकेश बोला, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप जिसे आम इंसान समझ रहे हैं ना, वह इस गांव का सरपंच है। वैसे आपने सही पहचाना है, मैं इस गांव का धनी आदमी हूं और सरपंच भी। इस पूरे गांव पर मेरा राज चलता है। बुलू बोला, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, आप ये बताइए, आपके गांव में सबसे विद्वान ब्राह्मण कौन है? दरअसल मैं ब्राह्मण की तलाश में ही यहाँ तक आया हूँ। हरिकेश बोला, अच्छा, तो आप ब्राह्मण की तलाश में आए हैं? फिर तो आप सही जगह पर पहुंचे हैं। हमारे गांव में एक से बढ़कर एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। वैसे आप ये बताइए कि आपको ब्राह्मण किस काम के लिए चाहिए। मैं उस हिसाब से आपको सही पता बताकर अच्छे ब्राह्मण के पास भेज दूंगा। बुलू शर्माते हुए बोला, अरे क्या बताऊं सरपंच साहब, मेरी उम्र शादी की हो गई है, तो मेरी माँ ने मेरा विवाह तय कर दिया है, इसीलिए लगन का मुहूर्त निकलवाने के लिए मुझे पंडित जी की जरूरत है। हरिकेश अपने मन में सोचने लगा, जा ससुरे, तू मेरे गांव का नहीं है, नहीं तो तेरा शर्माना 2 मिनट में छूट जाता, सारा जीवन भर कुंवारा मरता।
खैर, तू मेरे गांव का नहीं है, इसीलिए तेरा विवाह हो ही जाएगा। बुलू बोला। अरे सरपंच साहब, आप किस सोच में डूब गए? मुझे जल्दी से पता बता दीजिए, मुझे आज ही घर भी लौटना है। हरिकेश बोला। भैया, तुम गांव में किसी से भी पूछ लो, सब तुम्हें एक ही नाम बताएंगे। यह गांव में सबसे विद्वान पंडित सिर्फ एक ही है, उनका नाम अलख नारायण है। तुम उनसे जाकर मिल लो। बुलू बोला। ठीक है सरपंच साहब, मैं उनके घर की तरफ चलता हूँ। वापस आते समय अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे तो आपसे मिलकर जरूर जाऊंगा। बुलू वहां से पंडित अलख नारायण के घर की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा। बुलू थोड़ा मंद बुद्धि किस्म का आदमी था। चलते चलते उसके दिमाग में आया कि मैं पंडित का नाम भूल जाऊंगा तो उनके पास पहुंचने में कठिनाई होगी। क्यों न मैं पंडित का नाम लेते लेते उनके घर तक पहुंचूं। बुलू पंडित जी का नाम लेते हुए अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय में बुलू पंडित अलख के घर तक पहुंच गया। वहां जाकर बुलू ने देखा कि पंडित जी के घर में ताला लगा है। वह बड़ी ही दुविधा में पड़ गया, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उधर अलख के पड़ोसी जुगलकांत ने जब देखा कि अलख के दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है तो वह तुरंत समझ गया कि यह जरूर कोई नया यजमान है। उसने सोचा, इससे पहले कि अलख की पत्नी आ जाए, मुझे इस यजमान को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए। पंडित जुगलकांत जोर से आवाज लगाते हुए बुलू को अपने घर बुलाए। बुलू के पास कोई रास्ता नहीं था। वह जुगलकांत के घर आ गया। जुगल बोले, बताइए भाई साहब, आप कौन है और अलख नारायण के यहाँ क्यों आए हैं? बुलू बोला, जी मुझे पंडित जी से काम था। मुझे पता चला है कि इस गांव के सबसे विद्वान पंडित अलख नारायण जी है, इसीलिए उनसे मुझे काम था। जुगल पंडित बोला, अरे भाई साहब, आप गलत फहमी में हैं, आपको कुछ पता नहीं है। अरे अलखा कब से विद्वान हो गया? वह ससुर तो हमारा चेला है, उससे हम धोती धुलवाते हैं, वह कब से विद्वान बन गया? बुलू बोला, माफ करना पंडित जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसीलिए आपको भाई साहब बोल दिया। जुगलकांत बोला, अरे यजमान, कोई बात नहीं, आप मेरे यजमान हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुलू बोला, लेकिन पंडित जी, अभी तक मैंने आपको अपना पुरोहित तो माना नहीं है, फिर मैं आपका यजमान कैसे हुआ? जुगल पंडित बोले, अरे यजमान, आप नहीं जानते, मेरे अंदर एक गुण है, वह ये है कि मैं इंसान को देखकर उसका भविष्य जान लेता हूँ। उसी कारण मुझे आपका भविष्य दिखा कि आप मेरे यजमान बनने वाले हो। बुलू मंद बुद्धि किस्म का लड़का था। वह अपने मन में सोचा, अरे वाह, पंडित जी तो सच में एक ज्योतिषी है, इनसे अधिक जानकार तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा हुआ मैं अलख पंडित से नहीं मिला, वरना मैं तो धोखे में चला जाता। बुलू बोला, पंडित जी, आपके चरण कहाँ हैं? मैं उन्हें स्पर्श करना चाहता हूँ। आज मेरे भाग्य खुलने वाले हैं। आप जैसा विद्वान पंडित आज के जमाने में कहाँ मिलता है? जुगलकांत बोले, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं यजमान, आजकल सच में विद्वान पंडित ढूंढने से भी नहीं मिलते। अब मेरे पड़ोसी अलख नारायण को ही देख लीजिए, वह इतना भ्रष्ट आदमी है कि आपसे अब क्या ही बताऊं। बुलू बोला, अरे पुरोहित जी, अब मुझसे क्या छिपाना है, अब तो मैं आपका यजमान हूं, बताइए बताइए। जुगलकांत बोले, अब आप इतना निवेदन कर रहे हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। वैसे भी आप मेरे खास यजमान हैं, तो अलख पंडित की कहानी सुनिए। एक बार ससुर अलखा एक विवाह कराने गया था। उस विवाह में वह लड़का पक्ष से था और संयोग से मैं लड़की वालों की तरफ से था। जब अलखा ने मुझे देखा तो तुरंत दौड़कर मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने भी अपना गुरु का फर्ज निभाया, उस ससुर को आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम विवाह का मंत्र पढ़ने लगे, परंतु ससुर अलखा शादी में श्राद्ध का मंत्र पढ़ने लगा। मैंने तुरंत अपना जूता निकाला और अलखा के सर पर दे मारा। वह जान बचाकर वहां से भागा। बताइए, इतने भ्रष्ट और अनपढ़ लोग अपने आप को विद्वान मानते हैं। पंडित जुगल बुलू से यह बात बोल रहे थे, परंतु वह इधर उधर चौकन्ना होकर देख रहे थे। दरअसल यह घटना सच ही थी, परंतु जूते से पिटने वाला खुद जुगल पंडित थे। जुगल पंडित को कोई मंत्र नहीं आता था, वह बस गद्दे की तरह पोथी पत्रा बांध कर घूमते थे। आज बुलू उनके चंगुल में फंसा था। बुलू बेचारे को कुछ पता नहीं था, जिसके कारण वह उनके शिकंजे में आ गया था। बुलू बोला, अरे पंडित जी, आप सही बोल रहे हैं। मैंने भी कई बार देखा है कि जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, आजकल वह भी पोथी बांधकर घूम रहे हैं।
खैर छोड़िए, हमें किसी से क्या मतलब। पंडित जुगल बोले, वैसे यजमान, आपसे पूछना भूल गया, आप किस काम से पंडित की तलाश कर रहे हैं? क्या आपको कोई पूजा पाठ करवाना है? बुलू बोला, पंडित जी, बात ऐसी है कि मेरा विवाह तय हो गया है, परंतु मेरी लगन पत्रिका नहीं बनी है। लड़की पक्ष वाले बोले हैं कि कोई अच्छा सा पंडित देखकर लगन पत्रिका बनवाकर दिन रखवा लो, तो मेरी माँ ने बताया कि देवपुर के पंडित को बुला लाओ। जुगलकांत बोले, यजमान, आप संयोग से बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप ऐसा कीजिए, मुझे कुछ दक्षिणा दीजिए और अपने घर को चले जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं कल आपके घर पधारूंगा और आपका लगन का दिन रख दूंगा। बुलू बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। अब आप बताइए कैसे होगा? जुगलकांत मन में सोचा, पता नहीं मेरी किस्मत में हर जगह भिखारी ही क्यों रहते हैं। ससुर के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और आया है मुझसे लगन दिखाने। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। जुगल मन ही मन बहुत खींचा, परंतु अपने मन की बात को अपने मन में ही दबाना उचित समझा, क्योंकि कुछ बोलने पर हाथ आया मुर्गा छिड़क जाता। जुगल बोले, अरे यजमान, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर घर जाए। आज का दक्षिणा मुझे कल ही जोड़ झाड़ कर दे देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बुलू बोला, ठीक है पुरोहित जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। बुलू वहां से चला गया। अचानक से जुगल पंडित को याद आया कि उसे कल एक भंडारे में जाना है। वह भंडारा कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मुझे यह बात बुलू से बताना पड़ेगा। पंडित जुगल कांत बुलू का पीछा करने चल पड़े। उधर बुलू चलते चलते वापस सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच जब बुलू को देखा, सरपंच हरिकेश बोला, अरे भाई बुलू, आ गए तुम? क्या हुआ, मुलाकात हुई कि नहीं अलख नारायण पंडित जी से? बुलू बोला, अरे सरपंच साहब, आप इस गांव के चौधरी हैं, सरपंच है, सबसे धनी आदमी है, फिर भी आपको यह पता नहीं है कि इस गांव में विद्वान कौन है। चौधरी बुलू की बात सुन बड़ा ही असमंजस में पड़ा। चौधरी हरिकेश बोला, अरे भाई बुलू, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? मुझे कुछ पता नहीं है। अरे मैं सरपंच हूं, सरपंच। बुलू बोला, अरे हाँ सरपंच हो तुम तो मुझे इस गांव के ही नहीं लगते। जब तुम्हें यही नहीं पता कि इस गांव में सबसे विद्वान पंडित कौन है, तो क्या खाक सरपंच और चौधरी हो? अरे इस गांव में जुगलकांत ही सबसे बड़े विद्वान पंडित हैं, उन्हें ज्योतिष विद्या भी आती है। तुम इतना भी नहीं जानते हो? चौधरी हरिकेश समझ गया। ससुर, यह बुलू मंद बुद्धि लगता है। इसकी मूर्खता के कारण लगता है कि जुगलकांत इसे अच्छे से पागल बना दिया है। हरिकेश बोला, अरे बबुआ बुलू, तुम बिल्कुल गलत जगह चले गए। तुम सच में ही सीधे साधे आदमी हो। तुम जानते ही नहीं हो कि पंडित जुगलकांत कैसा आदमी है। अरे वह एक नंबर का पेटू आदमी है। वह मुफ्त के भोजन के लिए 20 कोस पैदल चले जाते हैं और विद्वान इतने हैं कि एक बार एक शादी में श्राद्ध का मंत्र पढ़ते वक्त जूते से पीटे गए थे और पीटने वाला पंडित उनका पड़ोसी अलख बाबा ही थे। तुम मूर्ख बन चुके हो भैया। वह तुम्हारा विवाह कहां से करा देंगे जब उनका विवाह खुद नहीं होता? वैसे भैया, मुझे सच बताना था, आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा मन में आए, तुम बिल्कुल आजाद हो। परंतु एक बात सुन लो, पंडित जुगलकांत ने जितने भी शादी विवाह कराए हैं, आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। अब तुम खुद समझदार हो। बुलू बोला, अरे जाओ जाओ, तुम बिल्कुल ही झूठे आदमी हो। अरे वह एक विद्वान है। जब पंडित जी ने मुझे देखा, वह तुरंत मेरा भविष्य बता दिए, और तुम उन्हें बुरा भला बोल रहे हो। जरूर तुमसे कोई दुश्मनी है। चौधरी हरिकेश बोले, अरे काहे का दुश्मनी? अब मेरा इतना भी बुरा दिन नहीं आया है कि मैं एक लफंगा पंडित से दुश्मनी करता चलूं। तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं ना? तुम गांव में किसी से भी पूछ सकते हो। चौधरी की बात सुनकर बुलू बड़ा ही असमंजस में पड़ा। वह वहां से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह गांव के बाहर चला गया। उधर जुगल पंडित बुलू के इंतजार में बैठे थे। अचानक से उनकी नजर बुलू पर पड़ी। वह तुरंत बुलू के पास पहुंच गए। पंडित जुगल बोले, अरे यजमान बुलू, आप अचानक से कहां गायब हो गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। बुलू बोला, बोलिए पुरोहित जी, क्या बात है? जुगल बोले, बात ऐसी है बुलू यजमान
कि कल मुझे एक भंडारे में जाना है। मुझे आने और जाने में पूरा दिन का समय लग जाएगा, इसीलिए मैं कल आपके यहाँ आने में असमर्थ हूँ। मैं परसों रोज आपके यहाँ आऊंगा। जुगल की बात सुनकर बोलो का माथा ठनका। उसे सरपंच की बात याद आ गई। वह मन में विचार करने लगा, इस गांव का सरपंच सच में सही ही बोला है। ये पंडित तो बिल्कुल ही भूखा नंगा है, ये कहीं से भी विद्वान नहीं है। बोलो को सब कुछ समझ आ गया। बोलो बोला, पंडित जी, मैं भी आपको ही तलाश रहा था। दरअसल मेरा मन बदल गया है, मुझे अब विवाह नहीं करना है। वह भी आपके जैसा विद्वान पंडित हमारा विवाह कराएगा। उससे अच्छा रहेगा कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूं। जुगल पंडित बोले, अरे यजमान, नाराज क्यों हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जब भंडारे से लौटूंगा उसी समय आते वक्त आपके घर पर आ जाऊंगा। बोलो झाड़ते हुए बोला, अरे पुरोहित जी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है। इतना कहकर बोलो वहां से तेजी के साथ गुस्से में तमतमाया हुआ अपने घर को चला गया। पंडित जुगलकांत उसके इस व्यवहार से बहुत ही हैरान हुए। आखिर ससुरे, बोलो को अचानक से क्या हो गया? अभी तो ठीक ठाक से ही आया था। ओहो, तो ये किसी गांव के दुश्मन का काम है। उसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। इस गांव में मेरे दुश्मन ही भरे हैं। उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है कि एक ब्राह्मण है, उसके खिलाफ तो न बोले, परंतु इस गांव में सब जलते हैं मुझसे। पंडित जुगल कांत बड़बड़ाते हुए घर वापस चले आए। धीरे धीरे शाम का समय आया। पंडित अलख नारायण दिन भर यजमानी करने के बाद उन्हें जो भी दान मिला था उसे लेकर वापस अपने घर आ रहे थे। पंडित जी को हर रोज इतना सामान जरूर मिल जाता था कि उसे लाने में उन्हें कष्ट उठाना पड़ता था। वह अपना सामान सर पर उठाए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक से पंडित जुगल की नजर अपने विरोधी पंडित अलख पर पड़ी। वह उन्हें देखकर जलभून गया, परंतु अगले ही पल वह अचानक से खुश हो गया। खुश होने का कारण था कि अलख पंडित इतना सामान लाते थे कि उनके घर में सामान बचता नहीं था। खासकर खाने पीने वाला सामान उनकी पत्नी पड़ोसियों में बांट देती थी। उसी कारण से जुगल पंडित खुश हुआ। वह तेजी के साथ अपने घर में चला गया। उधर अलख पंडित अपने घर पधारे। पत्नी सुमन ने उनका सामान उतारा। इसके बाद उन्हें पीने के लिए पानी दिया। पानी पी लेने के बाद पंडित जी को थोड़ा आराम मिला। पंडित जी बोले, अरे भाग्यवान, ये हमारे यजमान भी गजब है। मेरे लाख मना करने के बाद भी मुझे जबरदस्ती इतना सामान दे देते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं उन्हें बार बार समझाता हूं कि इतना सामान लेकर जाना मेरे बस की बात नहीं है, परंतु मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। पत्नी बोली, आप बिल्कुल ही सही करते हैं। किसी ब्राह्मण को इसी प्रकार संतुष्ट और ईमानदार रहना चाहिए। वैसे मुझे भी लगता है कि आपको इतना सामान लाने में बहुत कष्ट होता है। यजमान क्या जाने पंडित जी का हाल, आप इसका कोई उपाय करें। आपके मना करने से कोई भी यजमान नहीं मानने वाला। पंडित जी बोले, तुम ठीक ही कहती हो भाग्यवान। मैं जब मना करता हूं तो यजमान को लगता है कि मुझे कम दान दक्षिणा मिला है, इसीलिए और लाकर दे देते हैं। और जब मैं कुछ नहीं बोलता फिर भी सामान लाकर रख देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। पत्नी बोली, आप दिमाग का इस्तेमाल करके इस मुसीबत को अवसर में क्यों नहीं बदल देते? एक समझदार पुरुष की यही निशानी होती है कि वह मुसीबत को अवसर में बदल दे। अलख पंडित बोले, अरे भाग्यवान, तुम जलेबी की तरह सीधी बात क्यों नहीं करती? मुझे सीधे सीधे बताओ कि मुझे इसका क्या उपाय करना चाहिए। सुमन बोली, स्वामी, मुझे लगता है कि आप किसी को चेला बना लो। अगर चेला रहेगा तो वह आपका सारा सामान अपने सर पर उठा लाएगा। बदले में आप अच्छे से खिला पिला देना और कुछ पैसे दे देना। उसको रोजगार मिल जाएगा और आपको भी आराम मिल जाएगा। अलख नारायण बोले, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे मुझे कई फायदे होंगे। जो मैं रास्ते में अकेला जाता हूँ, चेला रखने से यह खतरा खत्म हो जाएगा। हम लोग दो हो जाएंगे तो आपस में बात करते चले जाएंगे। मैं जल्द से जल्द किसी को चेला बना लेता हूँ। सुमन बोली, चेला बनाने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है। आप अपने पड़ोसी जुगल को ही अपना चेला क्यों नहीं बना लेते? वह हमारे बिरादरी के ही हैं। वह पूजा पाठ भी करा लेते हैं। हाँ, वह अलग बात है कि शादी के कार्यक्रम में श्राद्ध का मंत्र पढ़ने लगते हैं, तो आप उन्हें बस साथ रखना, उन्हें पूजा पाठ मत करने देना। अलख बोले, अरे अरे, ये क्या बोल दी हो भाग्यवान? क्या तुम नहीं जानती क्या? अरे जुगल बहुत बदमाश है।
वह चेला बनना तो दूर की बात है, वह एक गधा भी नहीं बन सकता। सुमन बोली, देखिए जी, आपको किसी के बारे में इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। आखिर जुगल भी इंसान है, हो सकता है उससे गलती हुई हो, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसे गलत नजर से देखा जाए। आप उसे सुधरने का एक मौका दें, मुझे पूरा भरोसा है कि वह जरूर ही सुधर जाएगा। अलख बोले, ठीक है भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो मैं उसे अपना चेला बना लूंगा, परंतु आगे राम जाने वह हमारे साथ क्या करेगा। उधर जुगल पंडित अपने घर की दीवार के पास कान लगाकर दोनों पति पत्नी की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह जब सुना कि अलख नारायण उसे चेला बनाने वाले हैं, वह खुशी के मारे उछल पड़ा। उसे तो जैसे राजपाट मिल गया हो। तभी अचानक से उसे याद आया कि अलख की पत्नी अब तक उसके घर भोजन लेकर नहीं आई है। वह मन में विचार करने लगा, अब तक तो रोज लाकर दे देती थी, परंतु आज क्यों नहीं आई। मुझे चलकर पता करना चाहिए, नहीं तो मुझे भूखे रहना पड़ जाएगा। वह मन में विचार करने के बाद सीधा अलख पंडित के दरवाजे पर जा धमका। जुगल पंडित दरवाजे से बोला, अरे भैया अलख, जरा बाहर आओ। अंदर से अलख बोले, कौन है भैया, क्या बात है, किससे काम है आपको। जुगल बोला, अरे भैया अलख पंडित, मैं तुम्हारा पड़ोसी जुगल हूं, मुझे तुमसे ही काम है। अलख पंडित बोले, आओ भाई जुगल, अरे भाई तुम अंदर आओ। जुगल को हरी झंडी मिलते ही वह जल्दी से अंदर चला गया। अंदर बैठक में अलख पंडित बैठे थे। अलख पंडित बोले, आओ भाई जुगल पंडित जी, बताओ सब समाचार शुभ है ना। जुगल बोला, पंडित जी सब कुशल मंगल है, परंतु आपके यहाँ लगता है कि आज कुशल मंगल नहीं है। अलख बोले, क्या बकते हो जुगल, अरे यहाँ क्यों नहीं मंगल है, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, जरा मुझे भी बताओ। जुगल बोला, अरे पंडित जी आप अचानक भड़क क्यों गए, मेरी बात को अन्यथा न ले। मैं तो कहने आया था कि जब आप यजमानी से आते हैं तो सुमन भाभी जी हर रोज मेरे घर भोजन देने आती हैं, परंतु आज उनका पता नहीं लगा। मुझे लगता है कि आज आपके ही भोजन पर आफत है। अलख बोले, नहीं मूर्ख, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे विचार लेकर आए हो। अरे मुझे इतना दान मिलता है कि महीने में अगर एक दिन भी मैं यजमानी न करूं और घर बैठ जाऊं तो मुझे पूरा महीना भोजन मिलता रहेगा। तुम सबको अपने जैसा क्यों समझ लेते हो, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो, साफ साफ बताओ। जुगल बोला, अरे पंडित जी, लोग कुएं के पास क्यों जाते हैं आप जानते हैं ना, प्यास के कारण। उसी प्रकार मुझे भूख लगी है, इसीलिए पता करने के लिए मैं आपके घर चला आया। अलख बोले, अच्छा तो तुम भोजन के लिए आए हो, वैसे किस अधिकार से आए हो, क्या मेरा घर धर्मशाला है या फिर कोई होटल है। अरे मुफ्त का भोजन छोड़ो, कुछ काम धंधा किया करो, इस प्रकार इधर उधर मांग कर खाने से तुम्हें ज्यादा दिन नहीं मिलने वाला। अलख की बात सुनकर जुगल तमतमाते हुए बोला, देखो भाई अलख नारायण, तुम इस प्रकार से गुस्से में मत बोलो, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, कोई भिखारी या फकीर नहीं हो। हाँ वह अलग बात है कि मैं किसी से भीख मांगकर नहीं खाता, जैसे तुम भीख मांगकर खाते हो। मुझे भोजन करा दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, परंतु अकड़ के बिना भोजन कराए अगर तुम मुझे यहाँ से भगाते हो तो याद रखना, मैं भी याद रखूंगा। उधर अलख की पत्नी सुमन दोनों की कहा सुनी सुन रही थी। वह अंदर से भोजन की थाली लेकर जुगल के सामने खड़ी हो गई तथा अपने पति अलख को चुप रहने का इशारा कर दी। अलख कुछ नहीं बोला। सुमन भोजन की थाली जुगल के सामने रखकर बोली, अरे भैया जुगल, जब तुम्हें भूख लगी है तो साफ साफ बताना चाहिए ना, इस प्रकार बहस क्यों कर रहे हो। लो ये खाना और प्रेम से खाओ। जुगल बोला, कुछ सीखो पंडित जी, भाभी जी कितनी समझदार है, वह समझ गई कि मुझे भूख लगी है, इसी कारण तुमसे बहस कर रहा हो। सुमन बोली, अब चुपचाप शांति से भोजन कर लो, इसके बाद कुछ बात करना। जुगल पंडित चाप से भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद जुगल का दिमाग एकदम ठंडा हो गया। सुमन बोली, देखो जुगल पंडित, इस प्रकार तुम्हें हर रोज कोई भी भोजन नहीं करा सकता, परंतु मैं हमेशा तुम्हें भोजन कराती हूँ और अब मैं भी नहीं करा सकती। भोजन के लिए तुम्हें अब से मेहनत करनी पड़ेगी। तुम कल से पंडित जी के साथ इनके यजमानों के यहाँ जाओगे और पंडित जी को जो भी सामान मिलेगा उसे अपने सर पर उठाकर लाओगे। बदले में मैं तुम्हें हर रोज अच्छा अच्छा भोजन दूंगी, साथ ही कपड़े, मिठाई, पैसा, तुम्हारी जरूरत की हर वस्तु दूंगी। जुगल पंडित बड़े ही ध्यान से सुमन की बात सुन रहा था।
वह एक कामा पुरुष था, तो वह स्त्रियों पर बहुत जल्द ही आकर्षित हो जाता था। जुगल बोला, अरे भाभी जी, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ, कल मैं समय से आ जाऊंगा। सुमन उसके मन को भा गई थी। जुगल वहां से ख्याली पुलाव बनाते हुए अपने घर को वापस चला गया। अगले दिन जुगल अलख नारायण के साथ यजमानी के लिए रवाना हुआ। दोनों एक साथ गांव से निकल पड़े। अलख पंडित बोले, जुगल, आज हम दोनों एक जमींदार के यहाँ जा रहे हैं। तुम वहां बिल्कुल शांत रहना, मैं जितना बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना है, वहां कुछ गड़बड़ मत कर देना। जुगल बोला, अरे अलख भाई साहब, आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि आपको परेशानी हो। कुछ देर बाद अलख पंडित जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने पंडित जी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। तरह तरह के मिष्ठान खिलाकर दोनों को जलपान कराया। जुगल कांत बहुत ही खुश था। उसे जीवन में पहली बार इस प्रकार का मिठाई मिला था। थोड़ी देर में पूजा पाठ का आयोजन हुआ। पंडित जी ने विधि विधान से पूजा पाठ, हवन इत्यादि किए। जमींदार ने अलख पंडित को विदाई दी। विदाई में बहुत सारा सामान मिला। जुगल उसे अपने सर पर उठाकर अलख पंडित के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों गांव की तरफ चले आ रहे थे। तभी अचानक से सामने से बोलू आता दिखाई दिया। जब जुगल की नजर बोलू की तरफ पड़ी, वह बहुत ही चालाकी से अपना मुंह छिपाने लगा। तभी बोलू ने अलख पंडित को देखा। वह तुरंत उनके सामने खड़ा हो गया। बोलू ने पंडित अलख को प्रणाम किया। अलख बोले, चिरंजीवी हो वत्स, बताओ वत्स, आप कौन हो। बोलू ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह उनकी तलाश में कई दिन उनके घर गया है, परंतु कई प्रयासों के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। आज हमारा सौभाग्य अच्छा है कि आप बिना खोजे ही मिल गए। अलख पंडित बोले, बताओ यजमान, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, आपका मकसद क्या है। बोलू बोला, महाराज, मेरी शादी का दिन तय करना है, आप मेरे घर चलिए, मेरी मां ने आपको बुलाया है। अलख पंडित बोले, ठीक है यजमान, मैं आपके घर कल अवश्य आऊंगा, परंतु उसके लिए आपको सुबह में ही मेरे घर आना पड़ेगा। बोलू बोला, महाराज, मैं सुबह ही आपके घर के बाहर हाजिर रहूंगा। उधर जुगल अपना मुंह छिपाकर बोलू से बचने की कोशिश कर रहा था। बोलू बोला, महाराज, ये आदमी जाना पहचाना लगता है, ये आदमी आपके साथ कौन है। अब तो जुगल को सांप सूंघ गया था। अलख पंडित बोले, यजमान, ये हमारा चेला है, इनको अभी पंडिताई सिखा रहा हूं, परंतु धीरे धीरे यह भी मेरी तरह पूजा पाठ करने में बिल्कुल ही माहिर हो जाएंगे। बोलू बोला, पंडित जी, मैं अब चलता हूं, कल मैं आपका इंतजार करूंगा। बोलू वहां से आगे बढ़ गया। अलख पंडित अपने घर को पधारे। सुमन देवी तुरंत पानी लाई। जुगल सामान रखकर अपने घर को चला गया। जब जुगल चला गया तो सुमन बोली, हाँ तो बताइए पंडित जी, कैसा रहा आज का सफर। जुगल को साथ ले जाने से आपको कुछ लाभ हुआ कि नहीं। अलख पंडित बोले, अरे भाग्यवान, बहुत ही लाभ हुआ, ये सारा सामान अपने सर पर लाया, मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। तुम बस उसका ध्यान रखना, उसको अच्छे से भोजन देते रहना। सुमन बोली, आप उसकी चिंता न करें, मैं इसे भोजन और पैसा दोनों दे दूंगी। अलख पंडित बोले, भाग्यवान, कल मुझे सुबह ही घर से जाना पड़ेगा। कल एक नई यजमान के यहाँ जाना है, वहां शादी का दिन तय करना है, इसीलिए तुम मेरे लिए सुबह ही नाश्ता बना देना। सुमन बोली, ठीक है, मैं सुबह ही उठ जाऊंगी और आपके जाने से पहले ही नाश्ता बनाकर तैयार कर दूंगी। अगले दिन अलख पंडित तैयार होकर घर से निकलने लगे, परंतु जुगल का कुछ पता ही नहीं चला। वह बहुत देर तक इंतजार के बाद भी नहीं आया था। अलख बोले, अरे सुमन, जाओ जुगल को बुलाओ, हमें अब देर हो रही है, उस ससुर को जल्दी बोलो घर से निकले। सुमन बोली, जी मैं अभी जाती हूँ और देखती हूँ जुगल कहाँ है। सुमन जुगल के घर चली गई, परंतु वहां जाने पर सुमन ने देखा कि जुगल पंडित के घर पर ताला लगा है। वह वापस अलख पंडित के पास आई और उनसे बताई कि जुगल के घर में ताला लगा है। अलख बोले, जरूर ससुर मस्ती करने गया होगा, करेगा भी क्यों नहीं, उसका शादी विवाह तो हुआ नहीं है और बिना शादी विवाह वाला आदमी बिना लगाम के घोड़े जैसा होता है। वह कब कहाँ चला जाए ये भगवान भी नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, आज उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं अब चलता हूँ,
पंडित अलख अपने घर से चल पड़े। आगे जाने पर पंडित जी ने देखा कि जुगल गांव के बाहर एक पेड़ की ओट में छिपा है। पंडित जी पीछे से बोले, अरे जुगल, पंडित, तुम यहाँ छुपकर बैठे हो? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं। तुम कहाँ चले गए थे? अरे भाई, आज शादी का दिन तय करने जाना था और वापसी में तुम्हारे लिए एक लड़की भी देखनी है। जुगल जब विवाह की बात सुना, वह बुलू का डर छोड़ पंडित जी के साथ चल पड़ा। दोनों बुलू के पास पहुंचे। बुलू ने अलख पंडित का स्वागत किया, परंतु जब बुलू ने देखा कि जुगल कांत भी साथ आया है, वह आग बबूला हो गया। बुलू बोला, पंडित जी, आप ये किसे अपने साथ लेकर घूम रहे हैं? अरे, आपके साथ जो आदमी है, यह एक दीमक है। यह आपको खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अलख बोले, अरे यजमान, जबान को लगाम दीजिए। ये मेरा खास चेला है, आप इससे कैसे बात कर रहे हैं? बुलू बोला, महाराज, ये चेला नहीं है, ये चालाक है। बुलू ने अलख पंडित से अपने साथ घटी घटना बता दी। उधर जुगलकांत मौका पाते ही वहां से भागने में ही भलाई समझा। उसकी बुरी मानसिकता उसके साथ ही बुरा कर गई। वह फिर कभी अलख पंडित के सामने नहीं पड़ा। उधर गांव के सरपंच ने जुगल का विवाह नहीं होने दिया। वह अपनी करनी से जीवन भर कुंवारा ही रह गया। अब आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दीप नारायण नाम के विद्वान ब्राह्मण, परंतु बहुत सीधे साधे ब्राह्मण रहा करते थे। वह अपने गांव में ही यजमानी कर अपना काम चला लेते थे। वही उनका एक पड़ोसी हरखू थे, जो विद्वान नहीं थे, न ही उनकी कोई यजमानी थी, परंतु खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वह मुफ्त के भोजन के लिए 10 कोस दूर भी चले जाते थे। पहले के जमाने में भी लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते थे, तो कहीं न कहीं कथा, व्रत, यज्ञ इत्यादि का आयोजन होता रहता था। तो हरखू पंडित पता लगा लिया करते थे और वहां जाकर भोजन पा लिया करते थे। एक दिन दीप नारायण पंडित ने सोचा कि क्यों न तीर्थाटन कर लिया जाए। उम्र भी ज्यादा हो चली है, एक बार तीर्थ में घूम ही लेना चाहिए, नहीं तो जब हाथ पांव जवाब दे जाएंगे तो मन की लालसा मन में ही रह जाएगी। यह विचार कर वह तीर्थ के लिए निकल पड़े। वह दिन भर चलते रहे। शाम हुई तो एक गांव में पहुंचे। गांव से बाहर ही एक किसान का घर था। अभी शाम होने में कुछ समय बाकी था। किसान खेत में अपनी मां और छोटी बहन के साथ काम करने गया था। घर में अकेली उसकी पत्नी थी, जो गायों को चारा खिला रही थी। ब्राह्मण चलते चलते काफी थक गए थे, तो सोचे कि इसी किसान के घर आज की रात रह लेते हैं। वह किसान की पत्नी से बोले कि आज की रात आपके घर ठहरना चाहता हो, क्या मुझे आसरा मिलेगा? स्त्री ने कहा, अवश्य महाराज, अतिथि का स्वागत है। वैसे आपके लिए मीठा भोजन बनाओ या फिर साधारण भोजन? ब्राह्मण बोले, यजमान, साधारण भोजन तो रोज हम खाते ही रहते हैं। आज कुछ ऐसा भोजन बनाओ कि कुछ अलग हो। वैसा भोजन जिंदगी में हमने न खाया हो। स्त्री बोली, अवश्य महाराज, हम आपके लिए ठीक वैसा ही भोजन बनाएगी, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि आप मुझे ऐसी कहानी सुनाइए कि वैसी कहानी न तो किसी ने कभी सुनी हो, न देखी हो, न ही कभी व्यवहार में आई हो। ब्राह्मण बोले, वैसी तो मैं हजारों कहानियां सुना दूंगा। आप स्वादिष्ट माल खिलाती जाओ और महीने भर कहानियां सुनती जाओ। पुराना जमाना था, टीवी, सिनेमा का युग था नहीं। लोगों के मनोरंजन का साधन कहानियां ही हुआ करती थी। स्त्री बहुत खुश हुई कि ब्राह्मण 1 माह रुके या न रुके, परंतु 1 सप्ताह तक तो जरूर रोक कर रखूंगी। उसने बहुत तरह के पुआ पकवान बनाए, रंग बिरंगी मिठाइयां बनाई। तब तक खेत से स्त्री के पति और सास आ गए थे। उन्होंने देखा कि घर में एक मेहमान आए हुए हैं, तो खुश हुए कि आज ब्राह्मण हमें कहानी सुनाएंगे, दिन भर की थकान मिट जाएगी। लेकिन स्त्री को बहुत सारे व्यंजन बनाने में काफी रात हो गई, तो उसका पति और सास जो भी बना था खा पी कर सो गए, जबकि ननद और भौजाई जागती रही। सब व्यंजन बन जाने पर वह ब्राह्मण के पास लेकर गई। ब्राह्मण इतने सारे व्यंजन देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो स्त्री ने उसे रोका। पहले कहानी सुनाओ, उसके बाद भोजन पाओ। ब्राह्मण बोला, कौन सी कहानी, कैसी कहानी? स्त्री बोली, अरे, आपने जो मुझसे वादा किया था, शर्त लगाई थी। ब्राह्मण बोला, वो तो मैं अच्छा व्यंजन पाने के चक्कर में ऐसा कह दिया था। मैं अभी तीर्थ में जा रहा हूं, लौटते वक्त अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। अभी मुझे भोजन पा लेने दो।
स्त्री नाराज हुई कि ब्राह्मण ने धोखेबाजी की है, ये शर्त लगाकर बात से पलट गया है, इसे सब कब सिखाना चाहिए। उसने कहा कि ब्राह्मण, इस वक्त तुम स्वादिष्ट भोजन नहीं पा सकते, अभी तुम्हारे लिए सत्तू ला रही हो, उसे ही खा लो, और जब तीर्थ से लौट कर आना तो तुम्हें इससे भी अच्छा व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। ब्राह्मण बोला, सामने आया आहार मैं नहीं छोड़ सकता, इसे तो खाऊंगा। ज्यों ही थाली में हाथ डालना चाहा, स्त्री ने आगे से भोजन हटा लिया और बोली, पहले कहानी सुनाओ, उसके बाद भोजन पाओ। ब्राह्मण बोला, तुम अपने घर आए अतिथि का अपमान कर रही हो। स्त्री बोली, और तुम शर्त लगाकर भी अपनी बात से पलट रहे हो तो वह सम्मान दे रहे हो। तुम्हें इस वक्त भोजन में सत्तू मिलेगा, खाना हो तो खाओ, वरना दूसरे दरवाजे पधारो। ब्राह्मण बोला, खाना तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा, जिसे अच्छा भोजन बनवाना आता है उसे खिलाना भी आता है। अभी तुम्हारे पति को जगाता हो कि दरवाजे आए मेहमान की तुम्हारी पत्नी अपमान कर रही है। स्त्री बोली, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं अभी आपको तरह तरह के व्यंजन परोसती हूँ। अरे वह तो मजाक कर रही थी। उसने अपनी ननद की तरफ इशारा किया। ननद ने ब्राह्मण का मुंह कपड़े से बांध दिया और दोनों हाथ पैर भी बांध दिए। रात में ही दोनों ननद भौजाई एक कोस दूर जंगल में ब्राह्मण को घसीटते हुए गईं और छोड़ दी, और चेतावनी दी कि अगर फिर कभी इधर दिखे तो हाथ पैर बांधकर कुएं में डाल दूंगी। ब्राह्मण बहुत सीधे सादे थे, परंतु आज पता नहीं क्यों बदतमीजी पर उतर आए थे। उन्हें किसान की स्त्री को कोई छोटी मोटी ही कहानी सुना देनी चाहिए थी, परंतु आज उन्हें क्या हो गया था। उन्होंने बहुत दिमाग दौड़ाया तो ख्याल आया कि एक कसाई से तीर्थ जाने के लिए पैसे उधार ले लिया था। अब वह पैसे का असर है कि इतना अपमान सहना पड़ा है। वह पैसा न जाने क्या क्या असर दिखाएगा। ये सोच ब्राह्मण ने तीर्थ का विचार मन से निकाल घर के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रात भर चलते रहे, यह सोचकर कि रात में ही घर पहुंच जाऊं, क्योंकि उनकी धोती और कुर्ता घसीटे जाने से फट चुके थे। देखने से साफ लगता था कि किसी ने ब्राह्मण का बहुत अपमान करते हुए घसीटा है। उनके कपड़े तो फटे ही थे, परंतु शरीर की खाल भी छिल गई थी। संयोग से रास्ते में ही उन्हें हरखो मिल गया। उसने देख लिया कि दीपनारायण को किसी ने बहुत घसीटा है, तो पूछा कि लगता है आपकी खातिरदारी किसी ने बहुत अच्छे से कर दी है। बहुत घसीटे और पीटे गए हो, जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। दीपनारायण ने सोचा कि यह तो बदमाश आदमी है, पूरे गांव में घूम घूम कर खबर फैलाएगा। तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि भैया हरखो, मैं एक बुरी स्त्री के चक्कर में फंस गया था। उसने मुझे बहुत सुंदर पुआ पकवान खिलाए, बहुत मिठाई खिलाई। उसके बाद मेरे साथ संबंध बनाना चाहती थी। जब मैंने मना किया तो कामा स्त्री ने मेरा यह हाल कर दिया। दरअसल वह स्त्री तुम्हारे लिए ठीक बैठती है। तुम तो कहते ही हो कि अपनी इच्छा से कुछ भी मिले तो स्वीकार कर लेना चाहिए, तो वह स्त्री भी अपनी इच्छा से अपने आप को समर्पित कर रही है। हरखो को यह सुनकर बहुत मजा आया। बोला, जल्दी पता बताओ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, परंतु ये बात किसी और से मत बता देना, वरना उसके कई दावेदार हो जाएंगे। दीपनारायण बोले, नहीं नहीं, भला मैं यह बात दूसरे से क्यों बताऊंगा। हरखो वहीं से बताए पते के अनुसार चल दिया। दीपनारायण ने सोच लिया कि जब हरखो का भी बुरा हाल कर देगी तो वह हमारे बराबरी में आ जाएगा। उधर हरखो बताए अनुसार स्त्री के घर दोपहर में ही पहुंच गया तथा स्त्री से अतिथि स्वीकार करने का आग्रह किया। स्त्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब स्त्री ने पूछा कि आप साधारण भोजन करना पसंद करोगे या फिर मीठा लजीज व्यंजन और मिठाइयाँ खाना पसंद करोगे। हरखो बोला, मुझे लजीज व्यंजन ही खिला दो। स्त्री बोली, भोजन तैयार है, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे वैसी कहानी सुनाओगे कि वैसी कहानी न तो किसी ने सुनी होगी, न देखी होगी, और न व्यवहार में कोई लाया होगा। यह सुनकर हरखो का माथा चकराया कि यह स्त्री वह वाली बात नहीं कर रही जो दीपनारायण ने बताया था। यह तो कथा सुनना चाहती है, वह भी अजीब किस्म की। हरखो बोला कि खाने के बाद ही कहानी सुना पाता हो। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, तुम पहले खाना ही खा लो, परंतु खाने के बाद कोई नौटंकी की तो बेलन और मूसल से स्वागत करूंगी। स्त्री ने हरखो के सामने बहुत सारी मिठाई पुआ पकवान रख दिया। हरखो खूब खाया, पानी पिया, फिर डकार लिया। स्त्री बोली, अब कहानी सुनाओ। हरखो बोला,
कैसी कहानी? मैं कोई कहानी वगैरह नहीं जानता। हाँ, वह वाला काम मुझे आता है। तुम चाहो तो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। स्त्री इतनी बात सुनते ही आपे से बाहर हो गई और हरखू की बेलन से खूब धुनाई करने लगी। उसे इतना मारा कि दिन में तारे दिखने लगे। हरखू किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा, मगर स्त्री से बदला लेने की आग उसके मन में भड़क रही थी। उसने सोचा कि स्त्री को बिना सबक सिखाए घर वापस नहीं जाऊंगा। वह उस गांव में ही किसी के पास रह गया। वह 1 हफ्ते तक उस गांव के आसपास के गांवों में घूमता रहा। धीरे धीरे बेलन के मार वाला दर्द कम हो चला था, परंतु बदला लेने की आग तो मन में धधक ही रही थी। उसने उस स्त्री के पति, ननद और सास के विषय में पता कर लिया था। वह सीधा खेत पर पहुंच गया जहां स्त्री के पति और बहन काम कर रहे थे। वह एक ज्योतिषी बनकर उनके पास गया और किसान से बोला कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, एक गरीब को भी अमीर बना देने की क्षमता है मुझ में। मैं हर व्यक्ति के माथे और हाथ देखकर उसका भविष्य बता देता हूँ। आपके भाग्य में क्या है मैं साफ साफ देख रहा हूँ। अभी तो आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, परंतु मैं उसे सौभाग्य में बदलने का उपाय बता सकता हूँ। वह किसान को उसकी बहन और माँ से दूर ले गया और बताया कि कल दिन के 12 बजे अपनी पत्नी को नंगी होकर दरवाजा खोलते देख लोगे तो इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। किसान बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी पत्नी है, चाहे उसे जैसे भी देखे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कल उसे ऐसा करने को बोल देंगे। वह फिर किसान की कुंवारी बहन को अलग दूर बुलाया और उससे कहा कि कल तुम्हें दोपहर में अपने घर जो भी आदमी मिलेगा उसके साथ अगर भाग गई तो 100 साल राज करोगी, वरना जिंदगी भर गरीबी में पिसती रहोगी। किसान की मां ने कहा कि हमें नहीं अपना भविष्य दिखाना, बूढ़ी हो चली हो, हमें अब रानी थोड़ी बनना है। दूसरे दिन किसान अपनी स्त्री से कह आया कि कल दोपहर में घर आऊंगा और बिना बोले 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगा। तुम नंगी होकर दरवाजा खोल देना। स्त्री बोली, अरे नहीं, मुझे बहुत शर्म आएगी। तब किसान बोला, तुम मेरे लिए एक बार ऐसा नहीं कर सकती? इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। स्त्री बोली, अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारी बात मान लेती हो, आ जाना कल दोपहर में। संयोग से स्त्री का छोटा भाई अपनी बहन से मिलने आ रहा था। रास्ते में हरखू उससे मिल गया। वह लड़के से बोला कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, हाथ देखकर सब बता देता हूँ। उस किसान को देख रहे हो ना? लड़का बोला, हाँ हाँ, वह तो मेरे बहनोई है, मैं उनसे और अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। हरखू बोला, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसान की बहन से तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर इस वक्त अपने बहन के घर जाकर बिना बोले 3 बार दरवाजा खटखटाओ। अगर दरवाजा खुल गया तो समझ लो बहनोई की बहन तुम्हारी। वह अपने बहनोई की बहन को दिलो जान से चाहता था, परंतु अपने बहनोई से डरता था। वह उस 1-2 बार आकर देख जाता था। आज भी उसे ही तो देखने आया था, मगर जब सुना कि यह उपाय कर देने से वह मेरी पत्नी बन जाएगी तो जल्दी से बहन के घर आ गया और बिना बोले 3 बार दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने समझा कि उसके पति आ गए हैं तो चलो उनकी मांग पूरी कर देती हो। वह बिल्कुल नंगी होकर दरवाजा खोल दी, परंतु सामने अपने भाई को देखकर शर्म से गड़ गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर रोने लगी। उधर भाई की भी हाल बहुत खराब हो गई। वह भी शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपने बहनोई पर बहुत गुस्सा आया कि घर में मेरी बहन को नंगी करके रखता है, मैं भी इसकी बहन को अपने घर में वैसे ही रखूंगा। वह वहां से खेत के लिए चल दिया कि तभी किसान की बहन आती दिख गई और पास आकर बोली, आज मेरी मुराद पूरी हो गई, मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी। लड़का बोला, अरे हमें बहनोई से पिटवाओगी क्या? लड़की बोली, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। वह उसे लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में किसान ने देखा कि उसकी बहन को उसका साला लिए जा रहा है तो दौड़कर उसे रोका और बहन से बोला, ये सब क्या है, कहाँ जा रही हो साली के साथ? लड़की बोली, अब ये मेरे पति हैं, इन्हें पति मान चुकी हो और इनके साथ इनके घर जा रही हो। किसान बोला, चलो ठीक है, अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं, अपने ही घर का लड़का है, परंतु ये बात तुमने कभी नहीं बताई, आज ही क्यों एकदम से इसके साथ चल दी? आखिर किसने कहा ऐसा करने के लिए? लड़की ने बताया, ज्योतिष बाबा ने। किसान और उसके साले के भी दिमाग में कुछ कुछ समझ आने लगा। किसान ने साले से पूछा कि
क्या ज्योतिष ने तुम्हें बिना बोले दरवाजा खटखटाने को कहा था? हाँ, उसने कहा था और मैंने दरवाजा खटखटा भी दिया। किसान को समझते देर नहीं लगी कि इसने अपनी बहन को नंगी देख लिया है और काफी गुस्से में है। पत्नी भी बहुत नाराज होगी। उसने दोनों से कहा कि यह शादी की बात तक तो सब ठीक है, परंतु और बातें ठीक नहीं। साले ज्योतिषी का सिर फोड़कर रहूंगा। वह लाठी लिए कई दिनों तक ज्योतिषी को ढूंढता रहा। उधर अनजाने में ही सही, ब्राह्मण ने स्त्री को अनकही अनदेखी व्यवहार में न आने वाली कहानी सुना गया था। उधर स्त्री को पता चल गया कि यहां जो कुछ भी हुआ वह सब उस ब्राह्मण का किया धरा है। मगर एक काम अच्छा कर दिया, ननद और भाई का घर बसा दिया। यह अव्यवहारिक ही सही, परंतु गलत नहीं है। परंतु भाई के सामने नंगी होकर जाना अमर्यादित है, ये बात उसे ख्याल नहीं रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा देने की आदत से भले ही थोड़ी देर का फायदा मिल जाए, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं और उसका अंजाम बुरा होता है। इसलिए जीवन में हमेशा नेक और सीधा रास्ता ही चुनना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत पुरानी बात है। मुकुंदपुर नाम के एक गांव में किशुनी नाम का एक बेहद गरीब ग्वाला रहता था। यह अजीब बात थी कि गरीब होने के बावजूद उसके पास घर से सटा हुआ ही 10 बीघा बहुत ही उपजाऊ खेत था। फिर भी वह गांव के सबसे निर्धन लोगों में गिना जाता था। इसका बस एक ही कारण था, उसका घनघोर आलसी होना। वह केवल अपनी 2 गायों पर निर्भर था। उसी गांव में विक्रमा नाम का एक और व्यक्ति रहता था, जो उससे भी अधिक गरीब था। विक्रमा के पास न तो कोई जमीन थी, न रहने को अपना ठिकाना। वह किशुनी के घर में ही रहकर उसकी गायों की देखभाल करता और उनका दूध बाजार में बेच कर आता था। एक तरह से कहा जाए तो किशुनी का सारा खर्चा वही उठाता था। विक्रमा कोई युवा नहीं था, उसकी उम्र काफी हो चली थी। बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहने के कारण उसका विवाह भी नहीं हो पाया था। भला जिस आदमी का अपना कोई घर बार ना हो, उससे कौन स्त्री विवाह करती, किसे अपनी बेटी सौंपती? स्त्री को तो एक स्थिर घर चाहिए होता है, खुले आसमान के नीचे की जिंदगी नहीं। विक्रमा ने अपनी जिंदगी के पूरे 70 साल इसी तरह गुजार दिए थे। इन लंबे वर्षों में उसने जीवन के ढेरों अनुभव बटोर लिए थे। उसने यह सीखा था कि इंसान सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता है, पर उन सपनों पर काम सिर्फ 1% भी नहीं करता। मन हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, पर उन्हें पूरा करने का हौसला नहीं देता। आदमी सही समय का इंतजार करते करते अपनी पूरी उम्र गंवा देता है, मगर वह सही समय उसके लिए कभी आता ही नहीं। उसने अनुभव किया था कि जो पुरुष एक बहुत सुंदर पत्नी की लालच में अपने घर आई साधारण से रिश्ते को ठुकरा देते हैं, उन्हें न तो कोई सुंदर स्त्री मिलती है और न ही वह साधारण लड़की उनके हाथ आती है। वे बस हाथ मलते रह जाते हैं। विक्रमा की समझ में आया था कि मनुष्य के लिए वही वक्त सबसे अच्छा और शुभ होता है जब वह अपने काम की शुरुआत कर देता है, वरना आलसी के लिए तो सभी समय बुरे ही हैं। उसके लिए अच्छा वक्त कभी आता ही नहीं। विक्रमा ने सोचा, मेरे पास तो न घर था न खेत, इसलिए जैसे तैसे घूम फिर कर जिंदगी काट ली। पर जिसका नमक मैं खा रहा हूं, उसके पास तो इतनी जमीन है। अगर यह मेहनत करना शुरू कर दे तो कल अमीर बन सकता है, इसका घर बस सकता है। ये मेरी तरह खुंवारा नहीं मरेगा, मुझे इसे समझाना होगा। परंतु उस आलसी को समझाना बहुत ही मुश्किल काम था। फिर भी यह उसके नमक का सवाल था। उसने सोचा, एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। वह किशुनी के पास आया और बोला, देख बेटा किशुनी, तू नौजवान है, दिखने में भी भला है और शरीर से हट्टा कट्टा भी है। तेरे पास पर्याप्त खेत भी है, तो इसमें मेहनत कर, इसमें फसल उगा। जब फसल को बाजार में बेचेगा तो तेरे पास ढेर सारे पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तभी तेरा विवाह हो पाएगा। आखिर कब तक मेरे भरोसे रहेगा? मैं कब तक दूध बेचकर तेरा और अपना पेट पालता रहूंगा? किशुनी ने जवाब दिया, काका, हमारे पास खेती के लिए अभी बैल कहाँ है? गाय ने जो बछड़े दिए हैं उन्हें हल चलाने लायक बनने में पूरे 3 साल लग जाएंगे। तब तक तो हमें रुकना ही पड़ेगा। अच्छा समय आने का इंतजार तो सभी को करना पड़ता है। बिना शुभ मुहूर्त देखे तो कोई भी काम शुरू नहीं होता। आप देखना, जैसे ही समय बदलेगा मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। विक्रमा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, सबसे शुभ और उत्तम समय वही होता है
जब आदमी काम शुरू कर देता है। जो तेरे सामने है वही सबसे अच्छा है। मैंने अपनी जिंदगी की धूप में यूं ही बाल सफेद नहीं किए हैं। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे बहुत अनुभव हुए हैं। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। विक्रमा ने कहानी शुरू की। एक राजा थे, सूरजमल। वह बहुत ही शक्तिशाली और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे, लेकिन वे बड़े ही रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने एक दो नहीं, पूरे 16 विवाह कर डाले थे। उनकी 16 रानियों में सभी राजघरानों से नहीं थी। कोई राजा की पुरानी दासी रह चुकी थी, कोई उन्हें जंगल में मिली थी, कोई प्रजा के बीच पसंद आ गई थी, तो कोई सेठ की बेटी थी। इन 16 रानियों में सिर्फ बड़ी रानी ही पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। उस बड़ी रानी को इस बात का पूरा घमंड था कि महल की बाकी सारी रानियां उससे कम दर्जे की है। उसका मानना था कि राजा पर केवल उसी का अधिकार है और उसके बच्चे ही राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी बनेंगे। दासी को रानी कह देने से वह सचमुच की रानी नहीं बन जाती, पर राजा ने कभी किसी रानी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। इसका प्रमाण यह था कि सभी 16 रानियों ने बारी बारी से एक एक बेटी को जन्म दिया, यानी राजा को 16 सुंदर राजकुमारियां हुई। इसके बाद राजा को और कोई संतान नहीं हुई। सभी राजकुमारियां धीरे धीरे बड़ी और सयानी होती गई। जो बड़ी राजकुमारी थी, उसकी मां उसे हमेशा यही सिखाती आई थी कि बेटी, इस महल में सिर्फ मैं ही राजा की बेटी हूं, इसीलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। बाकी सभी रानियां निम्न कोटि की है, इसीलिए राजकुमारियों में सिर्फ तुम ही श्रेष्ठ हो। एक रानी की बेटी ही राजकुमारी होती है, जबकि दासी तो केवल दासी ही पैदा कर सकती है। बड़ी राजकुमारी के मन में उसकी मां ने अपनी श्रेष्ठता का जहर भर दिया था। वह अपनी दूसरी सौतेली बहनों से बहुत जलने लगी। इस जलन के कारण उसका शरीर दुबला पतला रह गया। अच्छा खाने पीने के बाद भी उसका विकास सही से नहीं हो पाया था। जबकि अन्य 15 राजकुमारियां चिंता मुक्त थी, मस्त रहती थी, इसलिए उनका शरीर सुंदर और सुडौल था। जब सभी राजकुमारियां सयानी हो गई तो राजा ने सोचा कि सभी का विवाह एक साथ कर दिया जाए, ताकि किसी रानी को यह न लगे कि उसकी बेटी के साथ कोई भेदभाव हुआ है। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने रानियों और अपनी राजकुमारियों से सलाह ली और एक स्वयंवर का ऐलान कर दिया। उन्होंने 100 से ज्यादा राजाओं को निमंत्रण भेजा, मगर कुल 15 राजकुमार ही स्वयंवर में आ पाए। और एक राजा ने तो अपना नाई भेज दिया था। वह नाई अपनी मर्यादा जानता था और चुपचाप राजकुमारों से दूर जाकर बैठ गया। जब राजकुमारियों को अपना वर चुनने का समय आया तो बड़ी राजकुमारी ने अपने पिता से फिर वही बात दोहराई कि असली राजकुमारी तो मैं ही हूं। वह राजकुमारी अपनी वरमाला लेकर स्वयंवर के मंडप में गई। सबसे पहले जो राजकुमार बैठा था वह बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी ने उसे देखा, मगर उसके गले में वरमाला नहीं डाली। वह उससे भी ज्यादा सुंदर राजकुमार की चाहत में आगे बढ़ गई। उसकी 15 सौतेली बहनें उसके पीछे पीछे थी। बड़ी राजकुमारी जिस राजकुमार की अनदेखी करके आगे बढ़ जाती, उसकी सौतेली बहनें बिना देर किए उस राजकुमार के गले में वरमाला डालती जाती। बड़ी राजकुमारी एक एक राजकुमार को नापसंद करती गई और सबसे बेहतर की तलाश में आगे बढ़ती गई। आखिर में जो 15वां राजकुमार बचा था वह बहुत सुंदर नहीं था। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन में तय कर लिया कि पहले वाला सबसे सुंदर राजकुमार था, मैं उसी के पास चलती हूँ और उसी के गले में वरमाला डालती हूँ। मगर जब वह वहां पहुंची तो उसकी एक सौतेली बहन पहले ही उसके गले में वरमाला डाल चुकी थी। राजकुमारी फिर दूसरे तीसरे राजकुमार के पास गई, पर सभी के गले में वरमाला पड़ चुकी थी। उसकी 15 सौतेली बहनों ने 15 राजकुमारों को अपना वर चुन लिया था। उसके लिए तो आखिर में बचा हुआ नापसंद किया गया राजकुमार भी नहीं रहा। तभी उचित अवसर देखकर वह नाई राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं राजा सूर्योधन द्वारा भेजा गया हो सकता है उन्होंने सोच समझकर ही मेरे को भेजा होगा। मैं राजा का बेटा हूं या नहीं यह मुझे नहीं पता, पर अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आप मेरा उपयोग ले सकते हैं। अब बड़ी राजकुमारी के पास उस नाई के गले में वरमाला डालने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। कहावत सही ही है कि सिर फिरी राजकुमारी को आखिरकार किसी साधारण घर ही जाना पड़ता है। उसने अपने जीवन का सबसे कीमती अवसर खो दिया था। जिस राजकुमार को वह सबसे सुंदर मानकर लौटी थी, वह भी उसके हाथ से निकल चुका था। विक्रमा ने समझाया,
जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वह सामने आए हुए अवसर को कभी नहीं छोड़ता। अवसर खोने का मतलब है कि वह फिर दोबारा नहीं मिलेगा। स्त्री और अवसर बार बार नहीं मिलते। यदि तुम्हें सामान्य रंग रूप की स्त्री भी मिली हो तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वह भी न मिले। कल का बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, तो फिर तुम बीते हुए कल को दोबारा अवसर में कैसे बदल सकते हो? विक्रमा ने किशुनी को बताया। मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ वक्त बर्बाद ही किया, परंतु बेटा, मैं नहीं चाहता कि तेरा समय भी ऐसे ही नष्ट हो जाए। मान लिया कि हमारे पास बैल नहीं है, हल भी नहीं है, परंतु फावड़ा तो है। हम 10 बीघा में खेती नहीं करेंगे, परंतु 1 बीघा में तो कर ही सकते हैं, और इस तरह हमें खेती करने का अभ्यास हो जाएगा। 3 साल भी गुजरते देर नहीं लगेगी। जब हमारे पास बैल और हल होगा, तब हमारे साथ काम करने का उत्साह भी होगा। मैं अपनी जिंदगी में पत्नी का मुंह नहीं देख सका, मगर अब बहू और पोते का मुंह तो देख ही सकता हूं। और तू देखना, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे घर चलकर राजकुमारी आएगी। बस खुद पर भरोसा कर और वक्त बर्बाद मत कर। किशुनी की तो जैसे अचानक नींद ही खुल गई। अभी तक तो वह सचमुच में वक्त बर्बाद कर रहा था। जिस विक्रमा को वह कल तक सिर्फ एक बोझ समझता था, आज उसने ऐसा अनमोल सबक सिखा दिया था। किशुनी अब विक्रमा को खोना नहीं चाहता था। वह विक्रमा से बोला, काका, मेरे पिताजी के जाने के बाद किसी ने भी मुझे कभी कुछ नहीं समझाया। किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि किसी काम को छोटा नहीं समझते। मेरे दिमाग में यह भी नहीं आया कि 10 बीघा नहीं तो कम से कम 1 बीघा में खेती तो कर ही सकता हूँ, या अपने खेत को किसी और को पट्टे पर भी तो दे सकता हूँ। काका, आज आप मेरे पिता समान हो गए हैं। मुझसे वादा करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। विक्रमा बोले, नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। भला बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? कौन देगा मुझे सहारा? अब हमारा जीना मरना यहीं पर है। चल, हम आज से ही खेत में काम शुरू करते हैं। दोनों ने खेत में काम करना शुरू कर दिया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने 1 बीघा में फसल लगाई, उसकी सिंचाई और गुड़ाई करते रहे। जब फसल तैयार हुई तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। इतनी ज्यादा पैदावार हुई थी कि वे उसे अपने पूरे 1 साल के खाने के लिए रखकर भी बेच सकते थे। किशुनी ने पैदा हुई फसल को बाजार में बेचा। उसे इतने पैसे मिल गए कि वह अब घर के बछड़ों के बैल बनने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत बैल और हल खरीद लिया। फिर उसने पूरे 10 बीघा में खेती शुरू कर दी। मेहनत फिर रंग लाई और किशुनी एक आलसी लड़के से एक प्रगतिशील किसान बन गया। उसने खेती के पैसों से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। उसकी आय लगातार बढ़ती गई। उधर गांव से कोई 15 मील की दूरी पर जसवंत नगर नाम का एक नगर था, जहां राजा चित्रसेन रहा करते थे। चित्रसेन लगभग 20 साल पहले राजगद्दी पर बैठे थे। उनके पिता वृद्ध होकर खुद ही उन्हें गद्दी सौंप चुके थे। राजा चित्रसेन अकेले राजकुमार थे, इसलिए उनके लिए राजगद्दी पहले से ही तय थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने प्रजा पर विशेष ध्यान दिया। उनके पिता के समय में राजमहल में कोई भी सीधे प्रवेश नहीं कर सकता था। मंत्री अपने चहेतों से काम करवाता और रिश्वतखोरों को राजा से मिलवाता था। इस तरह राजा प्रजा से बहुत दूर होते चले गए थे। मगर जब चित्रसेन गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पिता द्वारा बनाए गए इस पुराने सिस्टम को तुरंत खत्म कर दिया। पहले बूढ़े मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर दरबार सभी के लिए खुलवा दिया। बस एक ही आदेश जारी कराया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति शस्त्र लेकर महल में प्रवेश नहीं कर सकता। राजा ने भी प्रजा की बातें ध्यान से सुनी और अनावश्यक कर हटा दिए। राजा चित्रसेन ने पड़ोस के राज्य फूलपुर की राजकुमारी सुनीता से प्रेम विवाह किया था। राजकुमारी सुनीता से उनकी मुलाकात जंगल में शिकार के दौरान हुई थी। पहले तो दोनों के बीच एक हिरण को लेकर झगड़ा हो गया। राजकुमारी ने कहा, यह हिरण मेरा है। राजा बोले, इससे पहले मैंने देखा है। उनके इस झगड़े में हिरण उनकी आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी बोली, मूर्ख राजकुमार, भगा दिया ना मेरे हिरण को। मैं तो तुमसे अपनी पूरी जिंदगी भर गुलामी कराऊंगी। राजा ने तुरंत जवाब दिया, ये गुलाम आज से ही गुलामी के लिए तैयार है। बस मुझे गुलामी का अवसर चाहिए। राजा ने राजकुमारी को अपना परिचय दिया कि वह जसवंत नगर का राजा चित्रसेन है।
राजकुमारी ने भी अपने पिता फूलपुर के राजा का नाम बताया और राजा को उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने को कहा। राजा ने कहा, राजकुमारी, मैं आपके पिता के पास नहीं जा सकता। कारण है हमारी पुरानी दुश्मनी। हम राजाओं की एक बड़ी कमी यह है कि बाप दादाओं की गई छोटी सी गलती को भी पीढ़ियों तक धोते रहते हैं। यदि मैं आपके पिता से मिलने गया तो मुझे बंदी बना लिया जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि स्त्रियां तो परंपरा को निभाने के लिए खुद को बलिदान कर देती हैं। राजा बोले, राजकुमारी, यदि आप मुझ पर भरोसा करती हैं, मेरे पर विश्वास करती हैं, तो आप इसी वक्त मेरे साथ मेरे महल चलिए। राजकुमारी सुनीता ने बहुत सोच विचार किया और राजा के साथ जसवंत नगर चलने को तैयार हो गई। राजा ने उनसे प्रेम विवाह कर लिया। राजा चित्रसेन अपनी रानी सुनीता से बहुत प्यार करते थे। वे ज्यादा समय रानी के साथ ही बिताते। उधर फूलपुर के राजा अपनी राजकुमारी के गायब हो जाने पर काफी चिंतित थे। उन्होंने दूतों को लगा दिया। गुप्तचर जल्दी ही पता लगाकर वापस आ गए कि राजकुमारी इस वक्त जसवंत नगर की महारानी है और उन्होंने अपनी मर्जी से राजा से विवाह किया है। राजा यह खबर सुनते ही आग बबूला हो गए और सेनापति को तुरंत जसवंत नगर पर चढ़ाई करने के लिए कहा। रानी ने सुना कि बेटी चित्रसेन की रानी बन गई है तो वह राजा पर बहुत क्रोधित हुई। रानी ने राजा से कहा कि अभी तक तो आपकी नाक सलामत है, मगर यदि आपने युद्ध किया तो आपकी नाक जरूर कट जाएगी। आप अभी भी अपनी नाक बचा सकते हैं। आप उनके दरबार जाएं और बेटी दामाद को आशीर्वाद दें। राजा ने कहा कि मैं अपने दुश्मन के दरबार में कैसे जा सकता हूं। रानी बोली, आप बेटी के पास दूत भेजिए कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने तुम्हारे राज दरबार आ रहा हूं। बेटी खुद ही आपको बुला लेगी। राजा बोले, तुम सही कह रही हो, हमें दुश्मनी से घाटा ही हुआ है। उस राज्य में औषधि, लकड़ी, फल बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, मगर हम दुश्मनी के कारण नहीं खरीद रहे थे। अब बेटी के रानी बन जाने से हमारे राज्य को बहुत सस्ते में सामान मिल जाएगा। हम अब संबंधी बनकर बहुत समृद्ध हो सकते हैं। राजा ने अगले ही दिन दूत को जसवंत नगर के राज दरबार में भेजा कि मैं अपनी पुत्री राजकुमारी सुनीता से मिलने आ रहा हूं। दूत ने जब यह खबर रानी सुनीता को दी तो वह बहुत खुश हुई, मगर डर भी गई कि हो सकता है यह उनके पिता की कोई गहरी चाल भी हो। उन्होंने पति से कहा, मेरे पिता राजमहल में आ रहे हैं, परंतु आप उनसे नहीं मिलोगे। आप अभी उनसे दूर ही रहिए। मैं जब सारी स्थिति को समझ लूंगी तब आप मेरे पिता से मिलना। सावधानी बहुत जरूरी है। रानी के पिता जब महल में आए तो पहले अपनी बेटी को ही ढूंढते हुए आए और बोले, बेटी, तुमने चित्रसेन से विवाह कर हमारी पीढ़ियों से चली आ रही गलत परंपरा को तोड़ दिया है। हमें दुश्मनी से कोई लाभ नहीं होने वाला। मुझे इस तरह की दुश्मनी के लिए अफसोस है। अब तुम इस राज्य की महारानी हो। अब तुम अपने पति को बुलवाओ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। रानी ने भांप लिया कि पिता का व्यवहार बहुत शांत है। उन्होंने पति को बुलवाया तो राजा सुनीता के पिता से बोले, बेटा चित्रसेन, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हें मेरी बेटी ने मेरी नजरों से दूर रहने को कहा होगा। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूं। मेरी रानी ने मुझे यहां भेजा है। मैं जान गया हूं कि हमसे ज्यादा समझदार तो हमारी स्त्रियां हैं। तुम्हारे राज्य में पर्याप्त औषधि, लकड़ी और फल है। हमारे राज्य में दूध और अनाज है। हम व्यापार शुरू कर सकते हैं और इस प्रकार अपने राज्य को समृद्ध बना सकते हैं। राजा ने आसानी से पुरानी दुश्मनी भुला दी और अपनी बेटी दामाद को अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा चित्रसेन के वहां जाने पर राजा ने खूब स्वागत किया और बहुत उपहार देकर विदा किया। इस तरह राजा चित्रसेन अपने दरबार में वापस आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी सुनीता ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया जिसका नाम रमिता रखा गया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। 5 साल गुजर गए। रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया, मगर यह रानी के लिए बड़ा दुर्भाग्य था। जन्म के तुरंत बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई। रानी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई और वह भी नहीं बच सकी। राजा के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। रानी के चले जाने से राजा बिल्कुल बावले से हो गए। उनकी हालत बहुत दिनों तक ठीक नहीं रही। मंत्री ने राजा को दोबारा विवाह कर लेने की सलाह दी, मगर राजा ने अपनी बेटी रमिता की भलाई के लिए विवाह से साफ इनकार कर दिया। कोई 15 साल गुजर गए।
अब उनका ध्यान राजकुमारी रमिता पर था कि किस तरह उसका विवाह किसी योग्य वर से कर दे। एक दिन राजा महल से बाहर निकले। वह आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें दो भाई बहन मिले। वे दिखने से राजकुमार राजकुमारी जैसे लग रहे थे। राजा को वह लड़की बहुत पसंद आ गई। उसे देखकर राजा का मन बेचैन हो उठा। राजा ने बिना देर किए उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आप जैसी परम सुंदरी से विवाह करना चाहता हूं। लड़की बोली, मैं पहले आपके महल में चलूंगी, वहां की स्थिति देखूंगी। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, पहले इसके विवाह के विषय में सोचूंगी, उसके बाद अपना विवाह करूंगी। वह राजा के साथ अपने भाई को लेकर महल में आ गई। उसके भाई की नजर तुरंत राजकुमारी रमिता पर पड़ी। उसने मन में सोचा कि वह अपनी बहन के बदले राजकुमारी से भी विवाह कर सकता है। उसने बहन को समझाया कि तुम चाहो तो ये राजकुमारी हमारी पत्नी बन सकती है। बहन बोली, होश में तो हो, मेरा विवाह होते ही राजकुमारी मेरी बेटी बन जाएगी और तुम मामा बन जाओगे। भाई इतना सुनते ही भड़क गया। वह बोला, तुम ज्यादा उड़ो मत, ये मत भूलो कि तुम्हारा नाम सिर्फ राजकुमारी है। तुम कहीं की राजकुमारी नहीं हो और मेरा नाम राजकुमार है। मैं भी कहीं का राजकुमार नहीं हो। हम आसानी से राजा का उपयोग कर सकते हैं। भाई ने कहा, तुम राजा के सामने शर्त रख दो कि तुम अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे भाई से कर दोगे, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। लड़की बोली, तुम नहीं चाहते कि मैं राजा से विवाह करूं? तब भाई बोला, यही समझ लो, यदि मेरा विवाह राजकुमारी से नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा विवाह भी नहीं होने दूंगा। मैं सारा भेद खोल कर रख दूंगा, इसलिए जितना कहता हूं उतना ही करो। राजा को तो इश्क का रोग लग ही गया था। रात हुई तो वह अनायास ही उस लड़की के पास पहुंच गए और उससे विवाह कर लेने की बात करने लगे। लड़की ने देख लिया कि राजा मेरे लिए तड़प रही है, तो न चाहते हुए भी राजा के सामने प्रस्ताव रख दिया कि महाराज, मेरे भाई का विवाह किए बिना मैं अपना विवाह नहीं कर सकती। यदि आप बहुत जल्दी में हैं, तो आप अपनी राजकुमारी रमिता का विवाह मेरे भाई से कर दें। राजा बोले, राजकुमारी, क्या यह उचित रहेगा? लड़की बोली, यह अनुचित भी नहीं है। आप जितनी जल्दी विवाह करा दोगे मैं आपकी हो जाऊंगी, वरना मैं फिर किसी दूसरे राज्य में चली जाऊंगी। राजा बोले, जब नहीं मानती हो तो हम अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे भाई से करने को तैयार है। कल रात में पहले तेरे भाई की शादी होगी, उसके कुछ देर बाद हम विवाह कर लेंगे। लड़की बोली, ठीक है, तब तो मैं महल छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी, बस आपकी होकर रह जाऊंगी। सुबह में राजा ने ऐलान कर दिया कि आज रात मेरी राजकुमारी रमिता का विवाह है। राजकुमारी रमिता ने सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी कुछ ही घंटों में खबर लेकर आ गई कि राजकुमारी, आपका विवाह नहीं हो रहा है, बल्कि अदला बदली की जा रही है। एक सुंदर सी लड़की अपने बड़े भाई के साथ आई है। महाराज उसके रूप पर मोहित हो गए हैं और उस लड़की से विवाह करना चाहते हैं। तो लड़की ने भी शर्त रखी है कि वह तभी विवाह करेगी जब राजा अपनी राजकुमारी का विवाह उसके भाई से कर देंगे। आप आज रात उस आदमी को सौंप दी जाएगी। राजकुमारी यह सुनकर बहुत घबरा गई। उन्होंने सोचा कि राजा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। शाम होते ही राजा ने दासी को आदेश दिया कि तुम राजकुमारी को सजाकर रंग महल के कमरे में ले आओ। दासी राजकुमारी के पास गई और उन्हें राजा का आदेश बताया। राजकुमारी बोली, इस वक्त तुम मेरी एक मदद कर दो। मेरे कपड़े तुम पहन लो और अपने वस्त्र मुझे दे दो। मेरे महल से बाहर निकल जाने पर तुम राजा को बता देना कि राजकुमारी अब भी कमरे में नहीं है, उन्हें आने में कुछ वक्त लगेगा। दासी राजकुमारी की सबसे खास थी। उसने वही किया जो राजकुमारी ने कहा। उसने राजकुमारी को महल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकलने में भी मदद कर दी। विलंब होने पर राजा खुद राजकुमारी के कमरे में आए, मगर राजकुमारी वहां नहीं थी। दासी से पूछने पर उसने बताया कि महाराज, राजकुमारी स्नानगृह में गई है। उनकी तबीयत को देखते हुए हो सकता है कुछ विलंब हो जाए। राजा को कुछ शक हुआ तो कई दासियों को राजकुमारी की खोज में लगा दिया। सभी दासियां ढूंढ ढूंढ कर थक गईं, पर राजकुमारी नहीं मिली। राजा को अब कोई संदेह नहीं रहा कि राजकुमारी महल छोड़कर भाग गई है। राजा उदास होकर उस लड़की के पास वापस आए और बताया कि राजकुमारी कहीं भाग गई है, हम उसे ढूंढने में लगे हुए हैं, तब तक हम अपना विवाह कर लेते हैं।
राजकुमारी के मिलते ही हम तुम्हारे भाई का भी विवाह करा देते हैं। लड़की ने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है। वह भाई से बोली, भाई तुम इंतजार करो, तेरी भी शादी हो ही जाएगी, मैं तब तक विवाह कर लेती हूँ। भाई बोला, नहीं, तुम विवाह नहीं कर सकती। यदि मेरा विवाह नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। तू यह मत भूलो कि तू कोई राजकुमारी नहीं है, सिर्फ तेरा नाम राजकुमारी है। लड़की बोली, जब बात सबके सामने आ ही गई है तो तुम भी अपना परिचय जान लो कि किस राज्य के राजकुमार हो। राजा ने जब सुना कि दोनों में कोई राजकुमार और राजकुमारी नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर उन्हें धोखा दे रहे थे, तो सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को जेल में डाल दो। पहले हमारी राजकुमारी का पता लगाया जाए कि वह कहाँ चली गई है। उधर राजकुमारी रमिता रात भर भागती रही। सुबह होते होते वह मुकुंदपुर गांव में पहुंच गई। किसान किशुनी का घर गांव से बाहर ही था, तो वह बिना किसी डर के उसके घर में घुस गई। किशुनी उस वक्त जगा हुआ था। उसने पूछा, अरे तुम कौन हो, मेरे घर में कैसे आ गई? राजकुमारी बोली, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, फिलहाल कुछ दिन तुम्हारे घर में रहूंगी। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। किशुनी बोला, तुम और राजकुमारी जाओ जाओ अपना काम करो, सुबह सुबह मैं ही मिला तुम्हें यह मजाक करने को। किशुनी की बात सुनकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से अपना खंजर निकाल लिया। साथ ही उन्होंने अपने गले का हार भी अपने वस्त्र से बाहर कर लिया। किशुनी को समझते देर नहीं लगी कि यह सच में राजकुमारी है। किशुनी बोला, राजकुमारी ऐसी क्या नौबत आ पड़ी आपको कि एक गरीब के घर आना पड़ा? राजकुमारी बोली, ये मेरे प्रजा का घर है, तुम मेरा मुंह मत देखो, मेरे ठहरने का इंतजाम करो। विक्रमा भी वही थे। उन्होंने कहा, बेटा कहा था ना कि राजकुमारी एक दिन चलकर आएगी, अब वह आ गई है। किशुनी ने राजकुमारी को रहने का इंतजाम कर दिया। राजकुमारी गुप्त रूप से किशुनी के घर रहने लगी। उन्हें रहते हुए कोई महीना भर बीत गया, परंतु राजकुमारी का पता राजा के सैनिकों को नहीं लग पाया। इधर 1 माह में राजकुमारी किशुनी से इतनी प्रभावित हुई कि उनको ही दिल दे बैठी। किशुनी खुद खाना बनाकर उन्हें चारपाई पर ही खिलाता, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। राजकुमारी का दिल उस वक्त किशुनी पर आ गया जब एक बार वह नंगे पांव जमीन पर उतर गई तो किशुनी ने उनका पैर अपने गमछे से पोंछ दिया। राजकुमारी को इस बात पर इतना प्यार आया कि उन्हें लगा कि उन्हें बस ऐसा ही प्यार करने वाला पति चाहिए। उन्होंने अगले ही दिन किशुनी को आदेश दिया कि तुम मुझसे विवाह कर लो। किशुनी बोला, मैं भला राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकता हूँ, राजा तो मुझे फांसी पर लटका देगा। राजकुमारी बोली, विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खुद फांसी पर लटका दूंगी, सोच लो किसमें भलाई है। आखिरकार किशुनी ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। महीनों गुजर गए। एक दिन राजकुमारी रमिता और किशुनी को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। दोनों को राज दरबार लाया गया। राजकुमारी को कोई डर नहीं था, पर किशुनी बहुत डरा हुआ था कि राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। परंतु राजा ने दरबार में उन दोनों का स्वागत किया और किशुनी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तुमने राजकुमारी को अपने घर शरण देकर बहुत अच्छा किया। राजकुमारी ने भी अपने लिए एक योग्य वर का चयन किया। मुझे खुशी है। मैं तो खुद राजकुमारी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था, मगर भगवान ने बचा लिया। इस प्रकार दोनों राजमहल में रहने लगे। राजा ने किशुनी को एक बड़ा ओहदा दिया और अपनी बेटी रमिता को उसके सच्चे प्यार के साथ सुखी देखा। जीवन में आलस्य और सही अवसर को ठुकराना दोनों ही बहुत बड़ी भूल होती है। हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय उसी क्षण कर्म करना शुरू कर देना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। धौलकीपुर नामक एक गांव था। वहां चब नाम का एक युवक अपनी माताजी के साथ रहता था। गांव के लोग उसे अक्सर कम आंखों समझते थे। उसके पिताजी तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। वे एक बड़े व्यापारी थे, मगर उनका जीवन बहुत छोटा रहा।
उन्होंने इतनी संपत्ति अपनी मेहनत से कमाई थी कि माँ और बेटे को जीवन भर किसी बात की चिंता न करनी पड़े। उनके पास बड़े बड़े खेत, खलिहान और बाग बगीचे थे। पिता के पुण्य से घर में धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। चब की माँ ही उसकी देखरेख करती थी। हालांकि चब गांव में अपनी अजीब हरकतों के लिए मशहूर था। वह सारा दिन गांव में यूं ही घूमता रहता और कोई न कोई नया बवाल खड़ा कर देता। फिर भी लोग उसे क्षमा कर देते, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके सिर से पिता का हाथ बहुत जल्द उठ गया था। एक दिन छब गांव के बाहर बैठा था। उसने देखा कि उसका मित्र, जिसका नाम घरपोतन था, एक युवती को अपने साथ लिए गांव की ओर आ रहा है। छब के मन में जिज्ञासा जागी। वह फौरन घरपोतन के पास गया और पूछा, अरे भाई घरपोतन, ये कौन है? इसे तुम कहाँ ले जा रहे हो? घरपोतन हंसते हुए बोला, अरे नादान, ये कोई लड़की नहीं, मेरी धर्मपत्नी है। मैं इसका गमना करवाकर अपने घर ले जा रहा हूँ। वैसे तुम तो कम अक्ल हो, तुम्हें शादी विवाह और गवनी का मतलब भला कहाँ पता होगा? चब बोला, अरे भाई घरपोतन, नाराज क्यों होती हो? अगर तुमको कोई आपत्ति ना हो तो इस लड़की को तुम हमें दे दो। हमें भी अब एक पत्नी की आवश्यकता है। घरपोतन ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ मूर्ख नहीं, तुम तो महामूर्ख हो। अरे पागल, ऐसे ही कोई किसी की पत्नी नहीं बन जाती। उसके लिए पहले विवाह करना पड़ता है और फिर कहीं जाकर गवना होता है। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। चब तुरंत रास्ते से हट गया, क्योंकि घरपोतन सचमुच में एक पहलवान था। अब छब के दिल में शादी का विचार पक्का हो गया। वह सीधा घर आया और माँ से गुहार लगाई, माँ मेरी शादी करा दो, मुझे भी एक पत्नी चाहिए। उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने काम में लगी रही। छब की माँ जानती थी कि छब का विवाह तो हो चुका है। पुराने रिवाजों के अनुसार जब वह बस 5 साल का था तभी उसका विवाह हो गया था। उस जमाने में विवाह के लिए कोई उम्र तय नहीं थी, लेकिन गवना कराकर बहू को घर लाना बाकी था। अब छब बड़ा हो चुका था तो जाहिर है कि उसकी पत्नी भी जवान हो गई होंगी। कुछ दिन बाद छब की माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाया, बेटा अब तुम अपनी नादानियां छोड़ दो और यह सब उल्टे सीधे काम करना बंद करो। तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हें अपनी बहू को घर लाने के लिए जल्द ही ससुराल जाना है। ये सुनकर छब को पहली बार पता चला कि उसका विवाह हो चुका है और उसकी एक ससुराल भी है। उसने तुरंत पूछा, माँ कहाँ है मेरी ससुराल? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ बोली, तुम तो ठहरे सीधे सादे बेटा, अगर मैं पहले बता देती तो तुम सीधे वहीं चले जाते। ससुराल जाने का एक सही समय होता है, जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तुम्हारी ससुराल का नाम पालकर गांव है, जहां रम निवास जी की बेटी से तुम्हारा विवाह हुआ है। माँ ने आगे कहा, लेकिन पालकर गांव का पता मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। जब ने भी हामी भरी, ठीक है माँ, रहने दो, अभी जानकर क्या करूंगा, जब समय आएगा तभी बता देना। माँ ने तुरंत उसे एक काम सौंपा, बेटा अभी हमें खेतों में फसल बोनी है, तुम कल से ही मजदूरों को ले जाकर बुवाई शुरू करवा दो। ये काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगी। अगले दिन छब मजदूरों के साथ खेत में बुवाई करवाने गया। एक मजदूर थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। वह काम करते करते एक गीत गाने लगा, ये छब बाबू तू तो बाढ़ बड़ा बंदा, हमरो लागता रही जाबा लबंदा। इस गीत का मतलब था कि छब एक बहुत बड़ा अभागा है और ऐसा लगता है कि वह पूरी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा। छब चुप रहा। अगर वह कुछ कहता तो मजदूर काम छोड़कर चले जाते और उसे तो अब पत्नी लाने की धुन सवार हो गई थी। बुवाई का काम खत्म होने के बाद छब घर आया और माँ से कहा, माँ अब यह आंख मिचौली खेलना बंद करो। अब तो गांव के मजदूर भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मेरा विवाह हुआ है तो मुझे मेरी ससुराल का पता बताओ, ताकि मैं जाकर अपनी पत्नी का गवना करवा लाऊं। माँ ने फिर समझाया, बेटा शांत रहो, गवना कराने के लिए शुभ मुहूर्त का होना जरूरी होता है। लगन आने दो, हम तुम्हारा गवना जरूर करवा देंगे। इस तरह कुछ और दिन गुजर गए। एक दिन छब की माँ ने कहा, बेटा छब अब समय आ गया है, तुम बहुत जल्द अपनी ससुराल जाओगे। लगन के दिन शुरू हो गए हैं। हमने पंडित जी से पत्रा दिखवा लिया है। तुम्हें रविवार के दिन वहां जाना है और अगले सोमवार को अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस आना है। कल ही रविवार है, इसीलिए मैं आज से ही तुम्हारी तैयारी शुरू कर देती हूँ।
वहां क्या क्या करना है वह सब मैं तुम्हें आज शाम को समझाऊंगी। अभी तुम गांव के लाला जी के पास जाओ और हमारे अनाज के जो पैसे उनके पास रखे हैं वह लेकर आ जाओ। छब लाला जी से पैसे लेकर शाम को घर आ गया। शाम को मां ने उसे सारी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए दही दे रही हूं और एक झोले में अलग से चूड़ा गुड़ भी दे दूंगी। रास्ते में जब कोई एकांत जगह दिखे तभी खाना। ध्यान रखना, किसी को देना मत, नहीं तो तुम भूखे रह जाओगे। ससुराल में पहुंचकर जो भी स्त्री तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे उसे अपनी सास समझकर उसके पैर छू लेना। रात को जो खाना मिले उसे बड़े आराम से और शर्मा कर खाना। घर की तरह राक्षसों की तरह खाने पर टूट मत जाना और भोजन के लिए लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल मत करना। वहां किसी से ज्यादा बात मत करना, क्योंकि बातचीत से ही आदमी की पहचान होती है कि वह समझदार है या नादान। तुम वैसे ही भोले भाले हो। अगर ससुराल वालों को यह बात पता चल गई कि लड़का मूर्ख है तो वे तुम्हारी बहू को तुम्हारे साथ विदा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में तुम विवाहित होकर भी कुंवारे रह जाओगे। जब कोई नया दामाद ससुराल जाता है तो आस पड़ोस की स्त्रियां और लड़की की सहेलियां मजाक में उसे गालियां सुनाती है। तुम उनसे लड़ना झगड़ना मत, चुपचाप उनकी बातें सुन लेना, उन्हें पलटकर गाली मत देना। चब ने विरोध किया, मां, आप ये क्या कह रही हैं? वे मुझे गाली देंगी और मैं चुप रहूंगा? मैं तो उनका मुंह नोच लूंगा, उनके बाल खींच लूंगा। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, कोई गाली देकर इतनी आसानी से कैसे निकल जाएगा? मां ने गहरी सांस ली और कहा, अरे नादान, तुम तो सारे गुड़ को गोबर कर दोगे। बेटा, गाली सुनाना वहां की एक रीति है, उसे बुरा नहीं माना जाता है। तुम पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पत्नी चाहिए कि नहीं? शब ने कहा, पत्नी तो चाहिए। मां ने कहा, तो फिर सुनो, जब तुम्हें पत्नी चाहिए तो कोई इतनी आसानी से थोड़ा ही दे देगा। पहले वे तुम्हें जांचेंगे, परखेंगे कि तुम अच्छे हो या बुरे, और यह भी देखेंगे कि उनकी बेटी को तुम्हारे साथ भेजना सही होगा या नहीं। स्त्रियां तुम्हें गालियां सुनाएगी, मजाक करेंगी, तुम्हारी चप्पलें तक चुराएंगी, वे तुम्हें कई तरह से परखेंगी। इन सब के बावजूद तुम्हें चुप रहना है, तभी तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलेगी, वरना मजदूर का गाया हुआ गीत सच साबित हो जाएगा और तुम पूरी जिंदगी कुंवारे रह जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। छब हैरान होकर बोला, मां, पत्नी पाना इतना कठिन काम होता है, मुझे आज तक पता ही नहीं था। मां ने कहा, अब जान गए ना, मैंने जो बताया है, अगर उसमें से तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात और, अपनी सास से अपने लिए कोई चिन्ह जरूर मांग लेना। शब ने पूछा, यह चिन्ह क्या होता है मां? मां बोली, चिन्ह यानी कोई उपहार, कोई ऐसी खास सौगात जो तुम्हारे ससुराल की यादगार बनी रहे और तुम्हारे पास लंबे समय तक रहे। सुबह मां ने एक मेटा, मिट्टी का बर्तन में दही, एक झोले में गुड़ और चूड़ा और बहू के लिए नए कपड़े दिए। छब ससुराल के लिए निकल पड़ा। उसने कई गांव और कई जंगल पार किए। उस जमाने में पक्की सड़कें नहीं होती थी, बस एक कच्चा पगडंडी होता था जिस पर लोग पैदल ही सफर करते थे। चलते चलते छब को एक सुनसान जगह दिखाई दी। उसे तुरंत मां की बात याद आई कि एकांत देखकर चूड़ा दही खा लेना और किसी को देना मत। यहां तो सचमुच एकांत था। पास में ही एक कुआं था और पानी निकालने के लिए डोरी और बाल्टी भी रखी थी। छब ने सोचा कि खाने के बाद पानी भी मिल जाएगा, इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। मगर तभी उसे याद आया कि खाने के लिए एक थाली चाहिए, जो मां ने दी ही नहीं थी। उसकी शरारती बुद्धि ने एक उपाय सुझाया, क्यों न मेजा में ही चूड़ा और दही डालकर खा लिया जाए। उसने चूड़ा और गुड़ मेजा में डालकर खाना शुरू किया। मेजा का मुंह पतला होने के कारण उसे चूड़ा दही निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। अभी वह आधा ही खा पाया था कि उसने दूर से एक गड्ढे पर बैठे एक आदमी को आते देखा। छब घबरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे यह तो हमारे गांव का ननकू धोबी जैसा लगता है। वह बहुत बेशर्म आदमी है, वह तो मुझसे छीन कर भी खा लेता है। जरूर वह मेरा चूड़ा दही छीन लेगा, मगर इतना सारा चूड़ा दही कितनी जल्दी कैसे खाऊं? तभी उसकी उलटी बुद्धि ने काम किया। अगर दोनों हाथ लगा दूं तो जल्दी जल्दी खा लूंगा। जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उसने अपने दोनों हाथ मेटा के अंदर डाल दिए। हाथ तो अंदर चले गए पर बाहर नहीं निकल रहे थे। बाहर निकलते भी कैसे,
उसने तो डर के मारे अपनी दोनों मुट्ठियां जोर से बांध रखी थी। तभी गधे पर बैठा आदमी सामने से निकल गया। वह कोई और था, ननकू धोबी नहीं था। छब ने व्यर्थ ही डर कर खुद को मुसीबत में फंसा लिया था। उसके दोनों हाथ मेटा के अंदर फंस गए थे। तभी वहां से एक किसान की पत्नी गुजरी जो अपने पति के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी। छब को इस हाल में देखकर वह हंसने लगी। छब ने गुहार लगाई, बहन, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं और तुम हंस रही हो। कृपा करके मेरा हाथ बाहर निकालने में सहायता करो। स्त्री बोली, अरे भोले, इसमें मदद की क्या जरूरत है? तुम अपनी मुट्ठी ढीली करो और हाथ बाहर खींच लो। छब बोला, मैं यही तो बार बार कर रहा हूं, पर मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा है। स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता दूंगी, पर पहले यह बताओ कि तुम इस बर्तन में फंसे कैसे? छब ने पूरी कहानी सुनाई। बहन, क्या बताऊं? थाली नहीं थी, इसीलिए मैंने चूरा दही के साथ मेटा में डालकर खाना शुरू किया। तभी मुझे ननकू धोबी आता दिखाई दिया जो मेरा भोजन छीन लेता है। चूरा दही ज्यादा था, एक हाथ से खत्म नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने दोनों हाथ लगा दिए। जब दोनों हाथ अंदर गए तो फंस गए। स्त्री को जोर से हंसी आई और वह बोली, अरे पगले, ये तो कोई फंसने वाली बात नहीं। किसी ऊंची जगह पर मेटा को जोर से पटक दो, वह टूट जाएगा। छब बोला, लेकिन मैं दही चूड़ा का नुकसान भी तो नहीं चाहता। स्त्री को गुस्सा आ गया और वह बोली, तो फिर अपने ही सिर पर पटक लो, मूर्ख कहीं के। और वह अपना खाना और पानी लेकर अपने पति के पास चली गई। छब भी उस स्त्री के पीछे पीछे चल दिया। उसे उपाय मिल गया था, अगर किसी के सिर पर पटक दूं तो दही चूड़ा बर्बाद नहीं होगा। जैसे ही वे स्त्री के पति के पास पहुंचे, छब ने तुरंत मेटा उसके सिर पर जोर से दे मारा। मेटा तो टूट गया, पर किसान घायल होकर गिर पड़ा। स्त्री ने देखा कि इस पागल ने तो हमारा ही नुस्खा हम पर आजमा दिया। वह लाठी लेकर छब के पीछे दौड़ पड़ी। छब किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। भागते हुए उसे अफसोस था कि वह उस आदमी के शरीर पर बिखरे चूड़ा दही को खा नहीं पाया। छब मन महसूस कर अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। सफर करते करते शाम हो गई। जब वह ससुराल पहुंचा तो उसे मां की बात याद आई, जो सबसे पहले स्त्री दिखेगी वह सास होगी। दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। छब ने अपनी पत्नी को कभी देखा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत झुककर उसके पैर छू ली। उसकी पत्नी तो अभी नई थी, इस तरह किसी का पैर छूना उसे अजीब लगा। उसने झिझकते हुए पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? छब बोला, मैं ढोलकी अपू से आया हूं और मेरा नाम छब है। पत्नी समझ गई कि यह ससुराल से आया दामाद और उसका पति है। वह शर्माकर घर के अंदर भागी और अपनी मां को बताया कि दरवाजे पर कोई आया है। लड़की के माता पिता और भाई बाहर आए। उन्होंने देखा, अरे ये तो छब है, शायद बेटी की विदाई के लिए आया है। 12 साल तक यह दामाद न जाने कहां गायब रहा था। छब का ससुर मन में सोच रहा था कि कल ही बेटी की विदाई इसके साथ कर देंगे, नहीं तो इस तरह के आवारा लड़के का क्या भरोसा। सबने मिलकर दामाद का जोरदार स्वागत किया। मां ने मुंह न खोलने को कहा था, इसलिए छब चुप रहा। वह हर सवाल का जवाब केवल हां या ना में दे रहा था। जब भोजन करने का समय आया तो आस पड़ोस की स्त्रियों और पत्नी की सहेलियों ने छब को तरह तरह की गालियां सुनाई, जैसा कि रीति थी। छब कुछ नहीं बोला। उसे मां की चेतावनी याद थी कि मुंह खोला तो पत्नी खो दोगे। ससुराल वाले हैरान थे। उन्होंने सोचा कि लड़का बहुत ही सीधा है। उनकी बेटी तो छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती थी, मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटती थी। अब उन्हें छब पर दया आ रही थी कि बेचारा इतना सीधा है, उनकी बेटी तो इसे जीने नहीं देगी। खाना पीना खत्म होने के बाद छब सोने गया। उसके साले ने उसे अपने पास सुलाया। साले ने कमरे में लोहे का एक चिराग जला रखा था। छब के घर में तो सिर्फ डिबरी जलती थी, उसने चिराग कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे लगातार देखे जा रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने साले से पूछ लिया, यह जो जल रहा है इसका असली नाम क्या है? साले ने बताया कि इसे जोही माता कहते हैं। छब के दिमाग में तुरंत अगला कदम आ गया। मां ने चिन्ह मानने को कहा था और यह भी कहा था कि ज्यादा बोलना नहीं। उसने सोचा कि बिना बोले मैं कोई चिन्ह कैसे मांगू। उसने बहुत सोच विचार किया। मैं इस जोही माता को चुरा लेता हूं, जब साला सो जाएगा तो इसे बाहर रखे पुआल में छिपा दूंगा।
सुबह चुपके से थैले में रखकर गांव ले जाऊंगा। छब अभी यही सब सोच रहा था कि साला बोला, पहुना कोई कहानी सुनाओ, आप 12 साल बाद आई है। इस खुशी में मेरे घर में किसी को नींद नहीं आ रही है। आप मेरे दामाद हैं, मेरा आग्रह मत ठुकराओ, एक कहानी सुना ही दो। छब ने कहानी सुनाने को तैयार हो गया। साले साहब ध्यान से सुनना, कहीं सो न जाना, अब कहानी सुनाओ। एक नगर के पास मैना और मैनी नाम के 2 पक्षी रहते थे। वे पति पत्नी नहीं थे, पर गहरे मित्र थे। मैनी तो मैना से दिल और जान से प्रेम करने लगी थी, पर मैना धूर्त और स्वार्थी था। वह सिर्फ अपने लाभ के लिए मैनी के साथ था। एक दिन भारी बारिश हुई, उन्हें चारा ढूंढने से भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मैनी किसी के घर से एक चना ढूंढ कर लाई। उन्होंने तय किया कि इसे आधा आधा बांट लेंगे। वे दोनों एक दाल दलने वाली चक्की के पास गए। चक्की ने उनकी गुजारिश पर चने को दल दिया, पर आधा दाने का टुकड़ा चक्की के बीच की कीर खोटे में फंस गया। जो दाल बाहर आई उसे मैना बड़ी फुर्ती से लेकर उड़ गया और अपनी नई प्रेमिका के पास चला गया। इधर मैनी बहुत परेशान हुई। वह पास ही रहने वाले एक बढ़ई के घर गई और करुण स्वर में बोली, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर, खूंटवा में दाल बा, का खाई का पेही, काले परदेश जाई। बढ़ई ने मना कर दिया। मैनी ने हार नहीं मानी। वह राजा, रानी, सर्प, लाठी, भाड़, समुद्र, हाथी, बबर और चूहे के पास गई, पर सबने उसकी बात अनसुनी कर दी। आखिर में मैनी एक भूखी बिल्ली बिलार के पास गई। बिलार बिलार मूस चपट, मूस न बबर काटे। बिल्ली तो भूखी बैठी थी, वह तुरंत तैयार हो गई। मैनी बिल्ली को लेकर चूहे के पास पहुंची। चूही ने बिल्ली को देखते ही कहा, हमके झपट औपट मत लोई, हम बबर काटब लोई। चूहा डर गया और शेर को काटने के लिए तैयार हो गया। मैनी चूहे को लेकर बब्बर के पास पहुंची। बब्बर ने चूहे को देखते ही कहा, हमके काट और मत लोई, हम हाथी छानब लोई। हाथी को आता देख समुद्र डर गया। हमके सोख औख मत लोई, हम भाड़ बुताब लोई। समुद्र को आता देख भाड़ डर गया। हमके बुता उताबे मत लोई, हम लाठी झोंकब लोई। भाड़ को आता देख लाठी डर गई। हमके झोंका उका मत लोई, हम सर्प ठेठाब लोई। लाठी को आता देख सर्प डर गया। हमके ठेठा उठाव मत लोई, हम रानी डंसब लोई। सर्प को देखकर रानी बोली, हमके डंसे मत लोई, हम राजा छोड़ब लोई। रानी का गुस्सा देखकर राजा बोला, हमके छोड़ा उड़ा मत लोई, हम बढ़ई डांटब लोई। राजा को डांटने से पहले बढ़ई ने कहा, हमके दांत वट मत लोई, हम खूंटा चीरब लोई। जैसे ही बढ़ई खूंटा चीरने चला, चक्की का खूंटा खुद बोल उठा, हमके चीर और मत लोई, हम अपने आप फाड़ब लोई। खूंटा फट गया और दाल बाहर निकल आई। मैनी दाल लेकर उड़ गई। छब ने कहानी खत्म की और तुरंत कहा, कहानी कहने वाला सच्चा और सुनने वाला झूठा। छब का साला हंस पड़ा, वाह वाह पहुना, झूठी कहानी तुम सुना रहे हो और मैं झूठा कैसे हो गया। अब बहुत रात हो गई है, थोड़ा सो लेते हैं। साला तो सो गया, पर छब को नींद नहीं आ रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि साला गहरी नींद में है, तो वह चुपके से उठा, चिराग को उठाया और उसे बाहर रखे पुआल के ढेर में छिपाया। जलते हुए चिराग से थोड़ी ही देर में पुआल में आग लग गई। आग की लपटें उठते देखकर सबने शोर मचाया, आग लग गई, सब जागो। तभी छब अपने साले के पास गया और शांति से बोला, साले साहब ध्यान रखना, हमारी जोही माता जल न जाए, मैंने उसे पुआल में छिपा दिया है। साला समझ गया कि यह सब किया धराया इसी दामाद का है, मगर अगर किसी को बता दिया तो सब उसकी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए वह चुप रह गया। साला ने मन में सोचा कि पहुना सीधा सादा तो है, पर ठीक है, हमारी बहन तो बहुत तेज है, वह इसे उंगली पर नचाती रहेगी। सुबह छब अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया। मां को डर था कि छब के अजीब स्वभाव के कारण लड़की के पिता विदाई न करें, मगर बहू को सही सलामत घर आते देखकर मां और बेटे दोनों बहुत प्रसन्न थे। पत्नी भी अपने नए ससुराल में खुश थी। नादानियां अक्सर बुद्धिमान योजनाओं का परिणाम होती है। यह कहानी बताती है कि सच्चाई और भरोसा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। छब ने मूर्खता की आड़ में भी मां की बात मानी और सफलता हासिल की।